हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। तो भाई साहब, आज हम बहुत ही प्यारा टॉपिक लेकर आए हैं। राजस्थान से संबंधित जितने भी राज्यपाल हैं और इन राज्यपालों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, इन सबको आज अपन याद करवाने वाले हैं, आपको समझाने वाले हैं। बहुत ही प्यारा टॉपिक, बहुत ही प्यारा सेशन होने वाला है, तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस करने की कोशिश ना करें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। एग्जाम्स में यहाँ से प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं, तो ये बहुत ही प्यारा सेशन होने वाला है। बहुत ही गजब तरीके से आपको समझाया जाएगा। कार्यवाहक राज्यपाल क्या होता है, राजस्थान का पहला कार्यवाहक राज्यपाल कौन था, दूसरा कौन सा था, तीसरा कौन सा था, अंतिम कौन सा है, तो ये सब चीज़ें आपको याद करवाएंगे। साथ ही साथ अतिरिक्त कार्यभार क्या होता है, अतिरिक्त कार्यभार हमारे राजस्थान में पहला राज्यपाल कौन सा था जिसको अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था, दूसरा कौन सा था, अंतिम कौन सा था। ठीक है, कार्यभार और आपका जो अतिरिक्त कार्यभार है, कार्यवाहक और अतिरिक्त कार्यभार के बीच में फ़र्क क्या होता है, वो चीज़ें आपको बताने की कोशिश की जाएगी, याद करवाया जाएगा। साथ ही साथ हमारे राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगता है, तो कौन से राष्ट्रपति शासन के टाइम पे कौन सा राज्यपाल था, ये भी याद करवाया जाएगा। साथ ही साथ हमारे राजस्थान में ऐसे भी राज्यपाल हुए हैं जिन्होंने अपने पद से त्यागपत्र भी दिया है। साथ ही साथ महिला राज्यपाल भी रही हैं, है ना, महिला राज्यपाल ने त्यागपत्र भी दिया है। और ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, तो उन सभी को याद करवाया जाएगा ज़बरदस्त तरीके से। ओके, तो बहुत ही गज़ब टॉपिक ये है, तो इसको बिल्कुल भी मिस करने की कोशिश ना करें। ध्यान दीजिए, राजस्थान से संबंधित जितने भी राज्यपाल हैं उनकी लिस्ट पे जाने से पहले हम आपको थोड़ा सा इतिहास के बारे में बताते हैं कि ये जो राज्यपाल का पद है ये कब आता है। ध्यान दीजिए, राज्यपाल का जो पद है, इस पद को पहले राज प्रमुख के नाम से जाना जाता था। राज्यपाल पद को पहले राज प्रमुख के नाम से जाना जाता था। और ये जो राज प्रमुख पद है, ये जो नाम है, ये कब आता है? ये आता है हमारे राजस्थान एकीकरण का जो चौथा चरण था। राजस्थान एकीकरण का जो चौथा चरण था 30 मार्च 1949 को। तो इस दिन क्या होता है, इस राज प्रमुख पद को अस्तित्व में लाया जाता है। ध्यान दीजिए, एकीकरण की जरूरत क्यों पड़ती है, एकीकरण की जरूरत हमारे राजस्थान में क्यों पड़ती है और राज प्रमुख का पद क्यों लाया गया, इसके बारे में आपको 2 मिनट में मैं फटाफट बता देता हूं। देखिए, राजस्थान का जो एकीकरण था, ये इस जरूरत क्यों पड़ती है। देखिए, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश जब आज़ाद होता है, तो आज़ादी से पहले हमारे देश में जो वर्तमान में आप ये देख रहे हो, जिले देख रहे हो, संभाग देख रहे हो, राज्य देख रहे हो, तो ये हमारे राजस्थान में और हमारे पूरे भारत देश में आज़ादी से पहले नहीं हुआ करते थे। आज जो वर्तमान में आप जिले, राज्य और जो संभाग देख रहे हो, ये हमारी आज़ादी से पहले नहीं हुआ करते थे। यहाँ पर पहले क्या हुआ करते थे? रियासतें हुआ करती थी, ठिकाने हुआ करते थे, और क्या हुआ करते थे? केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। रियासत क्या होता है, क्या होती थी? रियासत एक क्षेत्र होता था, एक लिमिटेड एरिया हुआ करता था, जिसके ऊपर किसी स्वतंत्र राजा का अधिकार हुआ करता था। ठिकाने क्या हुआ करते थे? जो बड़ी बड़ी रियासतें थी, इन बड़ी बड़ी रियासतों को ठिकानों के अंदर बांट रखा था। जैसे आज वर्तमान में हमें हमारे राजस्थान को 33 जिलों के अंदर बांट रखा है, तो उसी तरीके से पहले रियासतें ठिकानों के अंदर बटी हुई रहा करती थी। तो रियासत का एक छोटा सा हिस्सा जो था, वो ठिकाना हुआ करता था। साथ ही साथ ये जो केंद्र शासित प्रदेश है, ये क्या हुआ करते थे? देखो, हमारे देश में जब हमारा देश जब आज़ाद होता है, तो आज़ादी से पहले हमारे देश में किसका राज हुआ करता था? अंग्रेजों का राज हुआ करता था। समझ रहे हो? अंग्रेजों का राज हुआ करता था। तो ये जो अंग्रेज थे, ये कुछ रियासतों को कंट्रोल करके बैठे थे। कुछ ऐसी रियासतें थी जो कि किसी का भी कंट्रोल नहीं मानती थी। कुछ ऐसी रियासतें थी जो कि किसी का कंट्रोल नहीं माना करती थी, जो कि स्वतंत्र रियासत हुआ करती थी। और कुछ ऐसे क्षेत्र थे जिनके ऊपर केवल और केवल अंग्रेजों का ही शासन हुआ करता था। कोई वहां पर राजा नहीं हुआ करता था, कोई वहां पर जागीरदार नहीं हुआ करता था। तो उन क्षेत्रों को केंद्र शासित प्रदेश बोला जाता था। तो दोबारा से मैं बता देता हूं, जिन क्षेत्रों के ऊपर राजा का शासन हुआ करता था, उन क्षेत्रों को रियासत कहा जाता था। और इन्हीं रियासतों का जो छोटा हिस्सा हुआ करता था, उनको ठिकाना कहा जाता था। और इन ठिकानों के ऊपर कौन रहते थे? जागीरदार हुआ करते थे। समझ रहे हो? साथ ही साथ यहाँ पर जो केंद्र शासित प्रदेश है, इनके ऊपर डायरेक्टली किसका राज हुआ करता था? अंग्रेजों का राज हुआ करता था। तो जब हमारा देश आज़ाद होता है, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश जब आज़ाद होता है, तो उसी आज़ादी के समय हमारा राजस्थान भी आज़ाद होता है। और आज़ादी के बाद में हमारे राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। जब हमारा देश आज़ाद होता है, तो हमारे राजस्थान में 19 रियासतें,
19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, जब देश आज़ाद होता है तो उसके बाद में बहुत सारी रियासतें यहाँ पर स्वतंत्र भी थी और कुछ रियासतें ऐसी थी जो कि डायरेक्टली हमारे केंद्र से भी जुड़ी हुई थी। लेकिन जो स्वतंत्र वाली जो रियासतें थी, ये रियासतें, इनका डर ये रहता था कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी दूसरे देश के साथ जाकर मिल जाए या अंदर कोई ऐसा कुछ काम कर दे जिससे हमारे देश को नुकसान हो जाए। तो इनको क्या हुआ कि इनको मिलाने की ज़रूरत पड़ी, इनको सबको एकजुट करने की ज़रूरत पड़ी, इनको सबको, इन सभी रियासतों को एकीकृत करने की ज़रूरत पड़ी। तो हमारे राजस्थान में इन रियासतों को इकट्ठा करने का, एकीकरण करने का जो शुरुआत है वो कब होती है? 18 मार्च 1948 को। 18 मार्च 1948 को हमारी राजस्थान की जो 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश है, इनको एकीकृत करने का काम शुरू होता है 18 मार्च 1948 को। ठीक है, एक एक चरण में ये जो 19 रियासतें हैं धीरे धीरे करके ये एकजुट हो जाती है। तो 18 मार्च 1948 को राजस्थान एकीकरण का पहला चरण आपके सामने देखने को मिलता है। और इस चरण में क्या होता है कि हमारे राजस्थान की जो ये 19 रियासतें हैं, इन 19 रियासतों में 4 छोटी रियासतें थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये जो 4 छोटी रियासतें थी, ये 4 छोटी रियासतें हमारे राजस्थान में मिलने के लिए राजी हो जाती है। तो इसी तरीके से दूसरा चरण आता है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा चरण आता है, तीसरा चरण आता है और चौथा चरण आता है 30 मार्च 1949 को। 30 मार्च 1949 को हमारे राजस्थान एकीकरण का चौथा चरण आता है। और इसी चौथे चरण में क्या होता है कि जयपुर नामक जो रियासत थी, जयपुर नामक जो रियासत थी, बड़ी रियासत थी, इस रियासत को भी राजी कर लिया जाता है। ये रियासत पहले स्वतंत्र हुआ करती थी, ये रियासत पहले स्वतंत्र हुआ करती थी, किसी के भी अधीन नहीं हुआ करती थी। इसलिए इस रियासत को हमारे राजस्थान में मिलाने के लिए बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारी शर्तें इनकी माननी पड़ती है। तो इन्हीं शर्तों में से, इन्हीं बहुत सारी शर्तों में से एक शर्त यह थी कि जयपुर रियासत को जब राजस्थान में मिलाया जाएगा तो इस ये जो राजस्थान बनेगा, इस राजस्थान का जो राजा है, जो राज प्रमुख है, वो किसको बनाया जाएगा? राज प्रमुख किसको बनाया जाएगा? वो बनाया जाएगा जयपुर के ही शासक को। और उस समय जयपुर का शासक कौन था? सवाई मानसिंह द्वितीय। जब राजस्थान का चौथा चरण आता है 30 मार्च 1949 को, तो इस समय जयपुर रियासत को मिलाने के लिए राजी कर लिया जाता है हमारे राजस्थान में। और इसी समय जो जयपुर का जो शासक था वो कौन था? सवाई मानसिंह द्वितीय। और सवाई मानसिंह द्वितीय की शर्त यह थी कि भाई साहब, हम आपके साथ तभी मिलेंगे जब आप हमें क्या बनाएंगे? आप हमें राज प्रमुख जब आप बनाएंगे तो हम आपके साथ मिलने के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है, राज प्रमुख उस टाइम पे क्या होता था? एक तरीके से राजा का ही पद हुआ करता था। और आजीवन सवाई मानसिंह द्वितीय जो थे, इनको आजीवन, पूरी जिंदगी भर इनको राज प्रमुख पद पे बने हुए रहने के लिए जो शर्त थी, उस शर्त को मानना पड़ता है हमारे राजस्थान के जो रियासत जो करने वाले थे उनको। समझ रहे हो? लेकिन बाद में क्या होता है? 1 नवंबर 1956 जब हमारे राजस्थान एकीकरण का जो 7वां चरण आता है, उस 7वें चरण के एक दिन पहले, क्या होता है? ये जो राज प्रमुख का जो पद था, इस राज प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया जाता है और इस पद की जगह एक दूसरा पद, इसी पद की जगह, राज प्रमुख पद की जगह एक दूसरा पद लाया जाता है। किसका? राज्यपाल का। समझ रहे हो? 7वें चरण में क्या होता है कि ये 19 रियासतें, 3 ठिकाने और ये जो केंद्र शासित प्रदेश था, ये सारे एकजुट हो जाते हैं। हमारा जो वर्तमान का जो राजस्थान है, ये राजस्थान स्वरूप में आ जाता है। वर्तमान का जो राजस्थान है ये स्वरूप में आ जाता है। कहने का मतलब जिले बन जाते हैं, संभाग बन जाते हैं और पूरा एक राज्य बन जाता है, एक होके पूरा राज्य बन जाता है। तो उस टाइम पे क्या था? उस टाइम पे 7वें चरण में क्या होता है कि राज प्रमुख का जो पद था उसको समाप्त कर दिया जाता है और इसी जगह एक दूसरा नाम लाया जाता है, राज्यपाल का। तो कहने का मतलब यह है, मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि 30 मार्च 1949 से लेकर 1 नवंबर 1956 तक, 1 नवंबर 1956 नहीं, एक दिन पहले कहने का मतलब 1 अक्टूबर 1956 तक, 31 अक्टूबर 1956 तक राज प्रमुख के पद पर
जो कि राज्यपाल का ही एक दूसरा नाम था। जो राज प्रमुख का जो पद था ये एक तरीके से राज्यपाल का ही एक दूसरा नाम था, राज्यपाल पद का ही दूसरा नाम था। इस पद पे एक ही आदमी, केवल एक ही आदमी लगातार बने हुए रहते हैं। कितने साल हो गए? लगभग एक तरीके से ये हो गए 7 साल। लगभग 7 साल तक लगातार कौन बने हुए रहते हैं? एक ही आदमी बने हुए रहते हैं, सवाई मानसिंह द्वितीय, जो कि जयपुर के राजा हुआ करते थे। समझ रहे हो इस बात को? ध्यान दीजिए, हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा कि ये जो राज्यपाल का जो पद है ये 5 साल तक, आमतौर पे 5 साल तक कार्यकाल इनका रहता है। और वास्तविक तौर पे अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति जब तक चाहेगा तब तक ये राज्यपाल अपने पद पे बना हुआ रहेगा। लेकिन ये जो नियम था, ये नियम इन पे लागू नहीं था। ये राज्य पुनर्गठन आयोग आता है 1 नवंबर 1956, उसके बाद में ही ये चीज़ लागू होती है। इससे पहले ये चीज़ लागू नहीं थी, क्योंकि सवाई मानसिंह द्वितीय को यह कहकर बैठाया गया था कि आजीवन जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक आपको पद पे बना के रखा जाएगा, पद पे आपको बैठाया जाएगा। लेकिन बाद में क्या होता है, जब पुनर्गठन आयोग आता है तो ये जो राज प्रमुख वाला जो सिस्टम था, इस सिस्टम को बंद कर दिया जाता है और राज्यपाल पद को लागू किया जाता है। तो याद रखना क्या, सवाई मानसिंह द्वितीय केवल पहले और अंतिम, सवाई मानसिंह द्वितीय पहले और अंतिम व्यक्ति थे जो कि राज प्रमुख थे। हमारे राजस्थान के पहले और अंतिम और एकमात्र, ना इनके पहले कोई राज प्रमुख था, ना इनके बाद में कोई राज प्रमुख था। समझ रहे हो इस बात को? तो ये एकमात्र ऐसे आदमी थे जो कि हमारे राजस्थान के राज प्रमुख पद पे बने हुए थे। तो ये चीज मैं बता चुका हूं। 1 नवंबर 1956 को जब राजस्थान का 7वां एकीकरण का जो 7वां चरण आता है तो उस टाइम पे क्या होता है, राज प्रमुख पद को हटा दिया जाता है, उसकी जगह राज्यपाल पद को लाया जाता है। ठीक है, अच्छा, राज्यपाल पद यहां पर आता है तो भाई साहब किस आदमी को बैठाया जाता है? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह जी को। भाई 31 अक्टूबर 1956 तक तो कौन रहते हैं? अपने जयपुर के राजा सवाई मानसिंह द्वितीय बने हुए रहते हैं राज प्रमुख पद पे। राज प्रमुख पद पे बाद में राज्यपाल पद का निर्माण होता है और सरदार गुरुमुख निहाल सिंह जी को इस पद पे बैठाया जाता है सबसे पहले। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान में सबसे पहले राज्यपाल कौन थे? राजस्थान के सबसे पहले राज्यपाल कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। अगर ऑप्शन में ये दोनों आते हैं, अगर ऑप्शन में सवाई मानसिंह और गुरुमुख निहाल सिंह आते हैं तो वहां पे सोचने के लिए मजबूर आपको होना पड़ेगा, क्योंकि सवाई मानसिंह जो थे ये राज प्रमुख पद पे थे और राज प्रमुख जो पद है एक तरीके से राज्यपाल पद ही का ये रूप हुआ करता था। तो वहां पर आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। लेकिन आमतौर पे क्या होता है कि ये सवाई मानसिंह जी उस ऑप्शन में आते ही नहीं है। जब ये प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान के पहले राज्यपाल कौन है तो उस टाइम पे सवाई मानसिंह जी को ऑप्शन में नहीं दिया जाता है, सीधा ही क्या दिया जाता है, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह और 3 राज्यपाल और दिए जाते हैं। तो याद रखना, राजस्थान के पहले राज्यपाल कौन है? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह जी, वहां पर सही आंसर हो जाएगा। हमने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया और पिछले लेक्चर में भी बताया कि आमतौर पे क्या होता है कि जो राज्यपाल का जो पद होता है वो 5 साल का होता है। 5 साल तक वो अपने पद पे आमतौर पे बना हुआ रह सकता है। लेकिन राष्ट्रपति अगर चाहे तो उसको पहले भी हटा सकता है। ठीक है, ये बात मैं पहले बता चुका हूं। साथ ही साथ एक बात मैंने आपको और बताई है कि राज्यपाल पद जो ये राज्यपाल जो है ये 5 साल से ज्यादा भी अपने पद पे बना हुआ रह सकता है। देखो यहां पर कंडीशन क्या बनती है कि सरदार गुरुमुख निहाल सिंह जी 1 नवंबर 1956 से लेकर 15 अप्रैल 1962 तक, ये जो टाइम है ये 1 नवंबर 1956 से 15 अप्रैल 1962 तक का जो टाइम है ये है 5 साल 5 महीने और 15 दिन का। हमने यहां पर देखा था कि 5 साल तक कार्यकाल जो होता है वो राज्यपाल का रहता है आमतौर पे, लेकिन ये 5 साल से भी ज्यादा टाइम पे ये बने हुए हैं। पहले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि ये 5 साल से ज्यादा भी अपने कार्यकाल अपने पद पे बने हुए रह सकते हैं अगर कोई दूसरा व्यक्ति उनके पद को संभालने ना आ जाए। जब तक राज्यपाल पद पे कोई दूसरा व्यक्ति ना आ जाए तब तक जो पहले बैठे हुए जो राज्यपाल हैं वो पद को नहीं छोड़ता है। तो कई बार ऐसी कंडीशन बन जाती है कि 5 साल से ज्यादा भी टाइम हो जाता है, 5 साल से ज्यादा भी टाइम हो जाता है, राज्यपाल अपने पद पे बने हुए रह सकते हैं। तो सबसे ज्यादा
लंबा जो कार्यकाल है राज्यपाल का वो किनका है? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह जी का। ध्यान दीजिए, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह जी का से रिलेटेड दो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न तो क्या बनता है कि राजस्थान के सबसे पहले जो राज्यपाल थे वो कौन थे? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह जी थे। साथ ही साथ एक प्रश्न और बनता है कि उस राज्यपाल का नाम बताइए जो कि राजस्थान में सबसे लंबे कार्यकाल के राज्यपाल थे। राजस्थान के उस राज्यपाल का नाम बताइए जिसका कार्यकाल सबसे लंबा था। तो उसका आंसर भी क्या होगा? गुरुमुख निहाल सिंह। तो ये दोनों प्रश्न का सेम जवाब है गुरुमुख निहाल सिंह जी, उसको याद रखने की कोशिश करना। बाद में 15 अप्रैल 1962 से जब ये पद से हट जाते हैं तो 16 अप्रैल अगले ही दिन 16 अप्रैल 1962 से 15 अप्रैल 1967 तक 5 साल, लगभग 5 साल तक पद पे कौन बने हुए रहते हैं? डॉक्टर संपूर्णानंद सिंह जी। जब गुरुमुख निहाल सिंह जी चले जाते हैं तो इनकी जगह संपूर्णानंद सिंह जी आते हैं और 1962 से 1967 लगभग 5 साल तक ये अपने पद पे बने हुए रहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक घटना घटती है। वो घटना क्या है कि भाई साहब जब 1967 में इनके पद का जब अंत होने वाला होता है तो इसी टाइम पे क्या होता है, हमारे राजस्थान में विधानसभा के चुनाव भी होते हैं। हमारे राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होते हैं और इस जिसमें क्या होता है कि किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है। किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है जब विधानसभा के चुनाव होते हैं 1967 में। स्पष्ट बहुमत क्या होता है ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। मान लो ये रही राजस्थान की विधानसभा, ये रही राजस्थान की विधानसभा और मान लो यहां पर राजस्थान की विधानसभा में टोटल सीटें कितनी है? टोटल सीटें हैं 100 और यहां पर 4 पार्टियां मान लो चुनाव लड़ रही हैं, ए बी सी डी यहाँ पर 4 पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं और टोटल सीटें हमारे राजस्थान की विधानसभा में कितनी है? 100 है। तो स्पष्ट बहुमत का मतलब क्या है कि किसी भी पार्टी को, किसी भी एक पार्टी को या किसी 2 या 2 से अधिक पार्टियां अगर एकजुट हो जाएं, या तो किसी एक पार्टी को मिल जाए या 2 या 2 से अधिक पार्टियां एक जगह होकर अगर आधे से ज्यादा वोट इकट्ठा कर ले या सीटें इकट्ठा कर ले तो उस पार्टी को या उस जो एकजुट हुई पार्टियां हैं उनको क्या बोला जाता है? स्पष्ट बहुमत में बोला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं मैं आपको। जैसे मान लो यहां पर चुनाव होते हैं, 4 पार्टियां यहां पर खड़ी हो जाती हैं, 4 पार्टियां यहां पर चुनाव लड़ती हैं हमारे राजस्थान में, टोटल सीटें 100 है। तो मान लो यहां पर ए जो पार्टी है, जैसे मान लो ए वाली जो पार्टी है ये कांग्रेस की पार्टी है, तो यहां पर कांग्रेस को कितने वोट मिले हैं? जैसे फॉर एन एग्जांपल 51 वोट मिले हैं। बी को कितने मिले हैं? 10 मिले हैं। सी को कितनी सीटें मिली हैं? यहाँ पर 10 मिली हैं। और डी को कितनी मिली है? डी को यहाँ पर मिल जाती है 29, ठीक है, 29 मिलेगी। कितनी मिलेगी? ओके। तो यहाँ पर जो ये ए वाली पार्टी है, ए वाली जो पार्टी है, इस पार्टी को क्या मिल चुका है? 51 वोट मिल चुके हैं, 51 सीटों पे ये जीत चुकी है। और 51 सीटों का मतलब है कि आधी से ज्यादा, 100 की आधी कितनी हो जाएगी? 50। तो 50 से ज्यादा यहाँ पर सीटें आ चुकी है किसकी? कांग्रेस की या पार्टी नंबर ए की। पार्टी ए की 50 से ज्यादा सीटें आ चुकी है। 50 से ज्यादा सीटों का मतलब है आधी से ज्यादा। आधी से ज्यादा अगर सीटें अगर किसी पार्टी के पास हैं तो वह पार्टी स्पष्ट बहुमत में होती है। कई बार कुछ कंडीशन ऐसी हो जाती है, जैसे मान लो यहां पर देखो, जैसे यहां पर 51 वोट नहीं मिले, 51 वोट ए को नहीं मिले। ए को कितने वोट मिले? ए को मान लो फॉर एन एग्जांपल यहां पर इन दोनों को सबको मैं वापस लिखता हूं। जैसे मान लो इसको 30 वोट मिले। बी को कितने मिले? बी को मान लो यहां पर 21 वोट मिले। सी को कितने मिले? सी को मिले 20 और डी को कितने मिले? डी को मिलते हैं मान लो 29, ठीक है। तो अब ध्यान दो, यहां पर किसी भी पार्टी के पास आधी से ज्यादा सीटें नहीं है। किसी भी पार्टी के पास ए बी सी डी में से किसी भी पार्टी के पास आधी से ज्यादा सीटें नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं है। तो इस कंडीशन में कई बार क्या होता है, इस कंडीशन में क्या होता है कि 2 पार्टियां एक साथ मिल जाती हैं। कई बार 2 पार्टियां मिल जाती है, कई बार 3 पार्टियां मिल जाती हैं और ये पार्टियां मिलकर क्या करती है? गठबंधन करती है। ये पार्टियां आपस में मिलकर गठबंधन करती है और बहुमत दिखाने की कोशिश करती है। तो यहां पर देखो 30 और जो 21 है, ये कितना हो गया? 51 वोट। 51 सीटें ए और बी की, ए प्लस बी,
ये दोनों जो सरकार है, गठबंधन की सरकार है ना, पार्टियां हैं, गठबंधन की जो पार्टियां हैं, ये 51 वोट पर जीत चुकी हैं। तो यहां पर ये दोनों पार्टियां स्पष्ट बहुमत में है। लेकिन हुआ क्या, 1967 में ऐसी कंडीशन नहीं बन पाई। किसी भी पार्टी के पास और किसी भी गठबंधन की सरकार के पास ऐसा सिस्टम नहीं बन पाया, किसका, स्पष्ट बहुमत का। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ कि यहां पर सरकार नहीं बन पाई, और सरकार नहीं बन पाने का मतलब है कि यहां पर राष्ट्रपति शासन लग जाता है। राजस्थान में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन 1967 में लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि यहां पर जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, उस विधानसभा के चुनाव में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, जिसके चलते यहां पर क्या होता है, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगता है? 1967 में लगता है। और प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान में जब राष्ट्रपति शासन लगता है पहली बार, राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगता है, तो उस समय हमारे राजस्थान में राज्यपाल पद पे कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर संपूर्णानंद सिंह। समझ रहे हो? प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन सबसे पहले कब लगाया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा 1567। ठीक है, मोटा मोटा याद रख लो, 1567 में राष्ट्रपति शासन राजस्थान में पहली बार लगता है। समझ रहे हो? चले आगे। तो 15 अप्रैल 1967 तक कौन थे? संपूर्णानंद जी थे। और इन्हीं के टाइम पे क्या होता है, राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगता है। इनके बाद में 16 अप्रैल 1967 से 19 नवंबर 1970 तक इनकी जगह कौन आ जाता है? सरदार हुकुम सिंह जी इनकी जगह आ जाता है, संपूर्णानंद जी की जगह। लेकिन 1970 के बाद में, 19 नवंबर 1970 के बाद में ये कहाँ चले जाते हैं? ये फॉरेन ट्रिप पे चले जाते हैं, विदेश यात्रा पे चले जाते हैं। तो इनकी जगह काम कौन करता है? इनकी जगह काम करता है जगत नारायण जी, जो कि न्यायाधीश थे, हमारे राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। कौन थे? जगत नारायण जी। क्यों? क्योंकि इनके जो राज्यपाल थे, हमारे राजस्थान के जो राज्यपाल थे हुकुम सिंह जी, ये विदेश चले जाते हैं, किसी काम के चलते विदेश चले जाते हैं। तो पीछे से काम कौन संभालेगा? देखो, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बहुत बार रिपीट करके बताया है कि जब राज्यपाल एब्सेंट होता है, जब राज्यपाल अपने पद से एब्सेंट होता है, तो इसकी जगह काम कौन करता है? राजस्थान का, या राजस्थान का नहीं, राज्य का जो उच्च न्यायालय होता है, इस उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, वह राज्यपाल का काम करता है। दोबारा से मैं रिपीट करता हूं कि भाई साहब, जब राज्यपाल अपने पद से एब्सेंट होता है, अपने पद पे नहीं होता है कारणवश, किसी कारण की वजह से, तो इसका जो राज्यपाल का जो काम है वो कौन करेगा? राज्य का जो उच्च न्यायालय है, उस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उसका काम करता है। तो यहां पर जो कार्यवाहक है, वो लगभग आपको कौन देखने को मिलेगा? हमारे उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, वही आपको कार्यवाहक राज्यपाल के तौर पे देखने को मिलेंगे। आपने पहली बार ये बात सुनी होगी। समझ रहे हो क्या इस बात को? पढ़ बहुत रखा होगा, लेकिन किसी के मुंह से ये बात पहली बार सुनी होगी कि कार्यवाहक राज्यपाल के तौर पे लगभग किसी उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है, उस राज्य का जो न्यायाधीश होता है उच्च न्यायालय का, वही क्या करता है? उसका काम करता है। समझ रहे हो इस बात को? ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना, जगत नारायण जी वो पहले कार्यवाहक राज्यपाल है जिन्होंने हमारे राजस्थान में राज्यपाल पद को संभाला। ध्यान दीजिए, एक नाम और आपको देखने को मिलेगा क्या? अतिरिक्त कार्यभार। देखो, दो चीजें हैं, इसको अच्छे से समझ लो एक बार। कार्यवाहक, पहली चीज तो यह है। दूसरी चीज क्या है? अतिरिक्त कार्यभार। इसको इंग्लिश में बोला जाता है एक्टिंग, ठीक है, और इसको बोला जाता है एडिशनल। एक्टिंग चार्ज बोला जाता है, ठीक है, एक्टिंग चार्ज बोल दीजिए, और इसको बोला जाता है एडिशनल चार्ज, ठीक है। अतिरिक्त कार्यभार और कार्यवाहक का जो भार है या एक्टिंग जो चार्ज है, ये बोला जाता है।
देखो, कार्यवाहक और अतिरिक्त कार्यभार में मुख्य फर्क क्या है? जैसे जैसे यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मुख्यमंत्री का एग्जाम्पल लूँ या किसका लूँ? हाँ, मुख्यमंत्री का ले लेता हूँ। देखिए, मुख्यमंत्री का नहीं लेते हैं अपन, जैसे कलेक्टर का लेते हैं, ठीक है, कलेक्टर का लेते हैं, ठीक है। और इसके कलेक्टर, इस कलेक्टर के नीचे जो कि जिला कलेक्टर है, ठीक है, जिला कलेक्टर है, जिला कलेक्टर के नीचे सहायक जिला कलेक्टर, ठीक है। ध्यान दीजिए, जिला कलेक्टर को सपोर्ट करने वाला कौन है? सहायक जिला कलेक्टर, ठीक है, सहायक जिला कलेक्टर। तो जब जिला कलेक्टर अपने पद से एब्सेंट होता है या पद पे नहीं रहता है, तो इसका काम कौन करेगा? इसके जस्ट नीचे वाला आदमी इस पद का काम करेगा, जिला कलेक्टर का काम करेगा। तो ये जो सहायक जिला कलेक्टर है, ये एक तरीके से क्या कर रहा है? ये कार्यवाहक का काम कर रहा है, कार्यवाहक का काम कर रहा है। ध्यान दीजिए, यहां पर अपन राज्यपाल को भी लेके चल सकते हैं। देखो, हमारे राज्यों में क्या होता है कि उपराज्यपाल नहीं होता है। केवल उपराज्यपाल आपको कहां पर देखने को मिलता है? केंद्र शासित प्रदेशों में देखने को मिलता है। दिल्ली में आपको उपराज्यपाल देखने को मिलता है, ना कि राज्यपाल देखने को मिलता है। इस बात को ध्यान में रखना। केवल और केवल केंद्र शासित प्रदेशों में ही आपको उपराज्यपाल देखने को मिलता है। हमारे राजस्थान में उपराज्यपाल नहीं है। इसलिए क्या होता है, जब राज्यपाल चला जाता है तो इसके जस्ट नीचे वाला कौन आता है? इसके नीचे आता है, काम करने वाला कौन आता है? हमारे राज्य का उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट जो है, इस हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है, वही क्या करता है? इस राज्यपाल का काम करता है। क्यों? क्योंकि यहां पर उपराज्यपाल नहीं है। जिस तरीके से जिला कलेक्टर चला जाता है, तो जिला कलेक्टर के नीचे जो काम करने वाला अधिकारी होता है, सहायक जिला कलेक्टर, वो जिला कलेक्टर का काम करता है। उसी तरीके से जब राज्यपाल चला जाता है, तो राज्यपाल की जगह हमारे उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है, ये कार्यवाहक राज्यपाल के तौर पे काम करता है। ये तो चीज हो गई कार्यवाहक के तौर पे। कहने का मतलब नीचे का जो अधिकारी है वो ऊपर के अधिकारी का काम करे, तो वो एक तरीके से कार्यवाहक कहा जाता है। लेकिन एडिशनल चार्ज का मतलब क्या है? जैसे मान लो यहाँ पर सीकर के जिला कलेक्टर की बात की जा रही है, यहाँ पर सीकर जो जिला है, उस जिले के जिला कलेक्टर की बात की जा रही है। तो ये जब ये एब्सेंट होगा, तो सीकर का जो सहायक जिला कलेक्टर होगा, वो इस जिला कलेक्टर का काम करेगा। लेकिन कई बार ऐसी कंडीशन बन जाती है कि अचानक से मान लो ये जिला कलेक्टर किसी ना किसी कारण से मान लो पद खाली हो गया, तो पास में जयपुर का जिला कलेक्टर है, इस जयपुर के जिला कलेक्टर को सीकर के जिला कलेक्टर का काम दिया जाए, तो ये अतिरिक्त कार्यभार हो जाता है। ये काम अतिरिक्त कार्यभार हो जाता है। कहने का मतलब ये जयपुर का जो जिला कलेक्टर है, ये अपना काम तो कर ही रहा है, साथ ही साथ वो सीकर के जिला कलेक्टर का काम भी कर रहा है। तो ये अतिरिक्त कार्यभार कहा जाता है। तो ये जो अतिरिक्त कार्यभार होता है, ये एक तरीके से सेम पोस्ट के ऊपर होता है। जिला कलेक्टर का काम संभालेगा, ऑडिटर का काम संभालेगा, सेकंड ग्रेड का मास्टर सेकंड ग्रेड के मास्टर का काम संभालेगा, समझ रहे हो, है ना, प्रिंसिपल का काम संभालेगा। तो ये एक तरीके से क्या है? अतिरिक्त कार्यभार है। ये सेम पोस्ट पे लगभग ये काम कहां पर होता है? आमतौर पे ये सेम पोस्ट पे होता है। लेकिन कार्यवाहक का सिस्टम क्या होता है कि कार्यवाहक नीचे की पोस्ट का आदमी ऊपर का काम करता है। तो ये होता है कार्यवाहक, और वो होता है एडिशनल चार्ज। समझ रहे हो? AO जो AO है, वो AO का काम संभालेगा, ऑडिटर का काम संभालेगा, इनकम टैक्स ऑफिसर का काम संभालेगा। इस तरीके से ये सिस्टम होता है। तो वो होता है एडिशनल चार्ज। अपना काम तो करेगा ही, एडिशनल चार्ज वाला क्या करता है? अपना काम तो करेगा ही, साथ में दूसरे का काम भी करेगा, अपनी रैंक के दूसरे आदमी का भी वो काम करेगा। तो वो एडिशनल चार्ज हो जाता है। समझ रहे हो? तो यहां पर क्या होता है, यहां पर जितने भी कार्यवाहक राज्यपाल आएंगे, वो सभी उच्च न्यायालय के लगभग 99% वो क्या होगा? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ही होंगे। समझ रहे हो क्या? राजस्थान के केस में ऐसा है। तो जगत नारायण जी राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, और इन्होंने क्या किया, जब सरदार हुक्म सिंह जी
विदेश की यात्रा पे चले जाते हैं, तो ये 20 नवंबर 1970 से 23 दिसंबर 1970 तक लगभग यहाँ पर एक महीने तक ये राज्यपाल पद का काम करते हैं, कार्यवाहक राज्यपाल के तौर पर। समझ में आया क्या? समझ रहे हो? तो ये जो जगत नारायण जी हैं, ये हमारे राजस्थान के पहले राज्यपाल हैं जिन्होंने कार्यवाहक राज्यपाल के तौर पे काम किया था। तो इस स्लाइड से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। देखो कौन कौन सा प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताओ राजस्थान का पहला राज्यपाल कौन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान के उस राज्यपाल का नाम बताओ जिसने सबसे ज्यादा अपने पद पे बना हुआ रहता है, या सबसे लंबा कार्यकाल का जो राज्यपाल है उस राज्यपाल का नाम बताओ, तो इसका सही आंसर भी क्या हो जाएगा? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। आगे प्रश्न पूछा जा सकता है कि उस राज्यपाल का नाम बताओ जिसके समय हमारे राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगता है। पहले तो ये बताओ कि राष्ट्रपति शासन राजस्थान में पहली बार कब लगता है? 1967 में, 1967 में राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगता है। और जब राष्ट्रपति शासन लगता है राजस्थान में पहली बार, तो उस समय राज्यपाल कौन था? संपूर्णानंद सिंह जी के टाइम पे ही राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि यहाँ पर जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो इन चुनावों में क्या होता है कि स्पष्ट बहुमत किसी को नहीं मिला था। बात करते हैं आगे कि राजस्थान के वो राज्यपाल कौन है जिन्होंने राजस्थान में पहली बार कार्यवाहक राज्यपाल के तौर पे काम किया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जगत नारायण जी। तो यहाँ से 4-5 प्रश्न बनते हैं। तो ये स्लाइड आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हैं। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है। देखो यहाँ पर जो स्टार लगा रखे हैं ना, ये स्टार लगा रखे राज्यपाल आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपको क्रम याद करने की जरूरत नहीं है। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, आपको क्रम याद करने की जरूरत नहीं है। राज्यपालों के क्रम याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा प्रश्न कभी भी नहीं पूछा गया है। समझ रहे हो? शुरुआत के 1-2 याद रख लो। सबसे पहले सवाई मान सिंह, उसके बाद में संपूर्णानंद के बाद में गुरुमुख निहाल के बाद में संपूर्णानंद। ठीक है, क्रम याद करने की बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं है, ना ही आपको कोई डेट याद करने की जरूरत है। डेट आपको याद करने की जरूरत नहीं है, साल भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जो महत्वपूर्ण, जो स्टार लगा रखे हैं, जिन राज्यपालों के सामने मैंने स्टार लगा रखा है रेड कलर में, वही राज्यपाल महत्वपूर्ण है। ठीक है, बात करते हैं आगे 6वें नंबर पे। देखो यहां पर देखो, सरदार हुकुम सिंह जी जाते हैं विदेश यात्रा पे, तो उनका कार्य कौन संभालते हैं? जगत नारायण जी। लगभग 1 महीने तक उनका कार्य संभालते हैं। बाद में क्या होता है? 1 महीने बाद में सरदार हुकुम सिंह जी वापस आ जाते हैं। कब आते हैं? 24 दिसंबर 1970 से 30 जून 1972 तक। ध्यान दीजिए, ये कब आते हैं? ये जो हुकुम सिंह जी कब आते हैं? 1967 तक आते हैं। 5 साल बाद में इनका क्या टाइम हो जाएगा? 1967 से 5 साल बाद में क्या हो जाएगा? 1972 30 जून 1972 तक ये पूरा 5 साल का कार्यकाल कंप्लीट कर देते हैं। बीच में 1 महीने गायब हो गए थे, उस समय कौन आए थे? जगत नारायण जी। ठीक है, तो 30 जून 1972 तक ये अपने पद पे रहते हैं। कौन? सरदार हुकुम सिंह जी के बाद में जब इनका कार्यकाल पूरा हो जाता है, तो इनकी जगह कौन आता है? सरदार जोगिंदर सिंह आते हैं। कब आते हैं? 1 जुलाई 1972 से 14 फरवरी 1977। ठीक है, तो 5 साल तक ये अपने पद पे बने हुए रहते हैं आमतौर पे। ठीक है, आपको ये भी पता है कि आमतौर पे सामान्य तौर पे 5 साल तक बना हुआ रहता है। लेकिन जब सरदार जोगिंदर सिंह जाते हैं और इनकी जगह वेदपाल त्यागी जी आते हैं कार्यवाहक के तौर पे। ध्यान दीजिए, सरदार जोगिंदर सिंह जी यहां पर कंप्लीट 5 साल तक नहीं थे। देखो 1 जुलाई से 1 जुलाई, अगर 1 जुलाई होता तब ये पूरा 5 साल होता, लेकिन ये फरवरी में ही चले जाते हैं। फरवरी में ही किसी कारणवश चले जाते हैं, पद से हट जाते हैं, और इनकी जगह कौन आते हैं? वेदपाल त्यागी जी, जो कि हमारे राज्य के मुख्य न्यायाधीश थे। तो वेदपाल त्यागी जी क्या करते हैं? 15 फरवरी 1977 से 11 मई 1977 तक हमारे राजस्थान में कार्यवाहक राज्यपाल के तौर पे काम करते हैं। और इस समय बहुत ही एक भयंकर घटना घटती है। वो घटना क्या है कि हमारे राजस्थान में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगता है। पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगता है हमारे राजस्थान में? 1967 में। उस टाइम पे हमारे राजस्थान में राज्यपाल कौन था? डॉक्टर संपूर्णानंद सिंह।
राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगता है डॉक्टर संपूर्णानंद सिंह जी के टाइम पे 1967 में, समझ रहे हो। उसके बाद में दूसरा राष्ट्रपति शासन लगता है कब, देखो पहले लगा था 1967 में, अब लगेगा 10 साल बाद में 1977 में। 1977 में पहला राष्ट्रपति शासन लगा था 1967 में, दूसरा राष्ट्रपति शासन लगेगा 1977 में, 10 साल बाद में, ठीक है। और इस टाइम पे राष्ट्रपति कौन है, राज्यपाल कौन है, वेदपाल त्यागी। पहले संपूर्णानंद, बाद में वेदपाल त्यागी, समझ रहे हो। इसका कारण, जो राष्ट्रपति शासन लगने का जो कारण है, ये कारण आपको जानने की जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिए, यहां पर सेकंड कार्यवाहक के तौर पे ये काम करते हैं वेदपाल त्यागी जी। समझ में आ रही है कितना के, बहुत ही शानदार तरीका से, बहुत ही जबरदस्त तरीका से मानदान समझाने की कोशिश कर रहे हूँ, और फिर भी था कि समझ में नहीं आ रही है तो भाई साहब इसको कोई इलाज को नहीं है, पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी मेहनत के साथ मथाने पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत ही जबरदस्त तरीका से मथाने आ टेबल बना दे रखी हूँ। आ टेबल थाने खटे भी कौन मिला है, कोई सी भी बुक में थाना आ टेबल कौन मिला है। सिर्फ इतनी सी बात लिख रखी है, ये जो बना रखी है, क्या नाम है, इनका नाम लिख रखा है, और साथ ही साथ क्या लिख रखा है, इनकी डेट लिख रखी है, कब राष्ट्रपति शासन लगा, कब कार्यवाहक राज्यपाल बनता है, कब अतिरिक्त कार्यभार आता है, ये कौन सा त्याग पत्र दिया जाता है। तो ये चीज़ें मैंने इस टेबल में लगाई हैं। आपको सभी कार्यवाहक राज्यपालों की लिस्ट बना, मतलब अलग से लिस्ट भी बनाई है मैंने, अतिरिक्त कार्यभारों की मैंने लिस्ट बना रखी है, राष्ट्रपति शासन किनके शासनकाल में लगता है वो भी मैंने बना रखा है, समझ रहे हो। तो ये बहुत मेहनत, 4-5 दिन की मेहनत के बाद में ये वीडियो में प्रेजेंट कर रहा हूँ आपके सामने। आम चीज़ नहीं है, एरा गैरा वीडियो नहीं है ये। और लोगों के वीडियोस जाके देख लीजिए राज्यपाल से रिलेटेड, और एक आप हमारा राज्यपाल का वीडियो देखिए, आपको फ़र्क नज़र आएगा, रात और दिन का फ़र्क आपको बिल्कुल महसूस होगा। बहुत मेहनत की है, समझ रहे हैं। तो अब भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप पढ़ाई के लायक नहीं हो, समझ रहे हो। आप पढ़ाई छोड़ सकते हो। क्यों छोड़ सकते हो, क्योंकि आपके बस की नहीं है। मैं गधों की तरह यहाँ पर मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरी गलती इसमें नहीं है, समझ रहे हो। चलें आगे, देखिए वेदपाल त्यागी जी के समय दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगता है। 50, मतलब मैं हर चीज को कम से कम 5 बार रिपीट कर रहा हूं, मैं 5 बार रिपीट कर रहा हूं, एक बार नहीं 5 बार रिपीट कर रहा हूं मैं। इससे ज्यादा वो क्या मेहनत करूं बताओ आपके लिए, और फ्री में, बिल्कुल फ्री में, जीरो कॉस्ट। सिर्फ आपका एक नेट खर्च हो रहा है, बाकी ये जितना सिस्टम है ना, ये पूरा सिस्टम में 1 रुपया नहीं ले रहा आपसे मैं। फिर भी अगर समझ में नहीं आ रहा तो फिर कोई इलाज नहीं है। ऐसा कोई इस तरीके का कोई आपको राज्यपाल का टॉपिक अगर आपको पढ़ा दे तो मैं यूट्यूब पर पढ़ाना छोड़ दूंगा, सीधी सी बात है। इतना विश्वास है मुझे अपनी मेहनत पे, समझ रहे हो। तो ध्यान से पढ़ लिया करो ईमानदारी के साथ। आगे बात करते हैं, जब वेदपाल त्यागी जी जाते हैं तो इनकी जगह आते हैं कौन, रघुकुल तिलक। और कमाल की बात तो ये भी है कि जब रघुकुल तिलक जी आते हैं तो इस समय भी क्या होता है, हमारे राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लग जाता है। ध्यान दीजिए, ये जो वेदपाल त्यागी जी हैं, ये लगभग 3 साल तक अपने पद पे रहते हैं, और 3 साल के बाद में लगभग 1980 की बात है, 1980 नहीं 3 साल नहीं रहते हैं। देखो 1977 में ही ये अपने पद से हट जाते हैं, और इनकी जगह कौन आते हैं, रघुकुल तिलक जी आते हैं। रघुकुल तिलक जी आते हैं 12 मई 1977 से 1981 तक, लगभग ये 4 साल तक रहते हैं। मैं सिर्फ ये ईयर देख के मैं आपको टाइम पीरियड बता रहा हूँ, ठीक है। तो लगभग ये 4 साल तक पद पे रहते हैं। लेकिन बीच में क्या होता है, 1980 में हमारे राजस्थान में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लग जाता है। और ये तीसरी बार राष्ट्रपति शासन देखो जब लगा था, मैं आपको आगे बताऊंगा। इसमें क्या होता है कि हमारे राजस्थान में सरकार चुनने के बाद में यहां पर उस सरकार को हटा दिया गया, उस सरकार को भंग कर दिया गया। और राजस्थान में ये पहली घटना थी जिसमें चुनी हुई सरकार को हटा दिया गया, भंग कर दिया गया, और दोबारा से ही 5 साल के पहले ही चुनाव होते हैं। 1980 की बात है ये। 1980 में चुनी हुई सरकार, निर्वाचित सरकार को भंग कर दिया जाता है, और 5 साल के पहले ही बीच में ही दोबारा से चुनाव करवा लिए जाते हैं। और जब ये चुनाव होते हैं तो इस टाइम पे राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था।
राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। कौन सा राष्ट्रपति शासन था ये? तीसरा राष्ट्रपति शासन 1980 में। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, 1967 में राजस्थान में पहला राष्ट्रपति शासन लगता है। उस टाइम पे अपना राज्यपाल कौन था? संपूर्णानंद। दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगता है 1977 में। पहले 1967 में लगा था, अब लगेगा 1977 में, 10 साल बाद में। और इस टाइम पे राज्यपाल कौन थे? वेदपाल त्यागी जी। तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगता है 3 साल बाद में। पहले गैप था 10 साल का, उसके बाद में 3 साल का गैप है। 1977 से 1980 में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगता है। और तीसरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो इस समय आपके राज्यपाल कौन है अपने राजस्थान के? रघुकुल तिलक। देखो, प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि रघुकुल तिलक जी, नहीं, प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि उस राज्यपाल का नाम बताइए जो कि राजस्थान का राज्यपाल होने के साथ साथ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष भी रह चुका है। लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष भी रह चुका है, तो वो कौन है? रघुकुल तिलक। ध्यान दीजिए, लोक सेवा आयोग का मतलब है जैसे वर्तमान में हमारे RPSC है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, तो इसके अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कौन? हमारे रघुकुल तिलक जी। ठीक है, तो रघुकुल तिलक जी के टाइम पे राष्ट्रपति शासन भी लग चुका है और रघुकुल तिलक जी जो हैं वो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक है, बाद में जब रघुकुल तिलक जी अपने पद से हटते हैं तो उसकी जगह कौन आते हैं? KD शर्मा, जिनका पूरा नाम क्या है? कृष्णदयाल शर्मा, जो कि हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं, हमारे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। ध्यान दीजिए, रघुकुल तिलक जी लगभग 4 साल तक रहते हैं, 5 साल का पूरा टाइम नहीं होता है। उससे पहले ही क्या होता है कि हमारे राजस्थान के तीसरे कार्यवाहक राज्यपाल के तौर पे कौन आते हैं? कृष्णदयाल शर्मा जी। ध्यान दीजिए, ये जो कृष्णदयाल शर्मा जी है हमारे राजस्थान के तीसरे राज्यपाल होने के साथ साथ ये मॉरिशस एक देश है, ठीक है, मॉरिशस, पाकिस्तान, कैनबरा और ऑस्ट्रेलिया, ये जो देश थे इनके हाई कमिश्नर भी रह चुके हैं। कृष्णदयाल शर्मा जी हाई कमिश्नर भी रह चुके हैं इन देशों के। याद रखना, मॉरिशस, पाकिस्तान, कैनबरा और ऑस्ट्रेलिया, इनके हाई कमिश्नर या उच्च आयुक्त भी रह चुके हैं। प्रश्न पूछा जा चुका है, समझ रहे हो इस बात को? ठीक है, अच्छा, इनको रघुकुल तिलक जी को क्यों हटना पड़ा? क्योंकि यहाँ पर सत्ता परिवर्तन हो जाती है। सत्ता परिवर्तन होने का मतलब है कि यहाँ पर विधानसभा के चुनाव होते हैं लगभग 1981 के समथिंग। यहाँ पर 1981 के समथिंग यहाँ पर विधानसभा के चुनाव होते हैं। और इस टाइम पे क्या होता है कि जब सरकार चेंज होती है, जब केंद्र में जब सरकार चेंज होती है तो लगभग क्या किया जाता है कि एक तरीके से राज्यों के अंदर अपने राज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं। तो सत्ता परिवर्तन होता है और इनको यहाँ पर बैठा दिया जाता है KD शर्मा जी को। ठीक है, तो इस स्लाइड से आपके पास प्रश्न बन जाते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बन जाता है कि राजस्थान में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगता है? तो सही आंसर होगा 1977 में। और जब 1977 में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगता है तो इस समय राज्यपाल कौन था? अपने राजस्थान का राज्यपाल कौन था? वेदपाल त्यागी। ठीक है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1980 में। 1980 में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगता है। और इस समय राज्यपाल कौन थे इस समय थे यहाँ पर रघुकुल तिलक जी। ठीक है, यहाँ पर देखो स्टार लगा रखा है, तो रघुकुल तिलक जी यहाँ पर राज्यपाल थे। साथ ही साथ यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि उस राज्यपाल का नाम बताइए जो कि राजस्थान के राज्यपाल के पद पे बने हुए थे और वो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उस राज्यपाल का नाम बताइए जो कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रघुकुल तिलक। ठीक है, तो 1980 में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगता है। और साथ ही साथ यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि उस राज्यपाल का नाम बताइए, राजस्थान के उस राज्यपाल का नाम बताइए जो कि मॉरिशस, पाकिस्तान, कैनबरा और ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर रह चुके हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कृष्णदयाल शर्मा, KD शर्मा। ठीक है, ओके, चलते हैं आगे। 1982 के बाद में 5 मार्च 1982 के बाद में 6 मार्च 1982 से 4 जनवरी 1985 तक लगभग 3 साल तक ओम प्रकाश मेहरा जी अपने पद पे आते हैं और 3 साल तक का कार्यकाल पूरा करते हैं। लेकिन इनको कुछ काम की वजह से विदेश जाना पड़ता है, फॉरेन जाना पड़ता है, जिसके चलते पीछे से जो PK बनर्जी हैं, जो मुख्य न्यायाधीश हैं PK बनर्जी,
ये क्या करते हैं, इनके पद को संभालते हैं 5 जनवरी 1985 से लेकर 31 जनवरी 1985 तक। 5 जनवरी 1985 से लेकर 31 जनवरी 1985 लगभग ये 26 दिन तक ओम प्रकाश मेहरा जी के पद को संभालते हैं। कहने का मतलब राज्यपाल पद को संभालते हैं, ठीक है। उसके बाद में ओम प्रकाश मेहरा जी वापस आते हैं और 1 फरवरी 1985 से लेकर 3 नवंबर 1985 तक ये अपने पद पे बने हुए रहते हैं, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, ओम प्रकाश मेहरा जी को हटा दिया जाता है और डीपी गुप्ता जी जो मुख्य न्यायाधीश थे हमारे उच्च न्यायालय के, तो उनको 5वें कार्यवाहक राज्यपाल के तौर पे बैठा दिया जाता है, जिनका कार्यकाल रहता है 4 नवंबर 1985 से लेकर 19 नवंबर 1985 तक। डीपी गुप्ता, ठीक है, डीपी गुप्ता लगभग 15 दिन तक अपने राज्यपाल पद पे बने हुए रहते हैं। डीपी गुप्ता जी के बाद में वी.आर. पाटिल, जिनका पूरा नाम है वसंतराव पाटिल, इनको 1985 से लेकर 1987 लगभग 2 साल तक इनको अपने पद पे राज्यपाल पद पे बैठाया जाता है। वसंतराव पाटिल जी को कुछ काम हो जाता है, जिसके चलते क्या होता है, जे.एस. वर्मा जी जो कि मुख्य न्यायाधीश थे हमारे राज्यपाल के अपने मुख्य उच्च न्यायालय के, तो उनको 6वें कार्यवाहक राज्यपाल के तौर पे इनको बैठाया जाता है। 1987 से लेकर 1988 लगभग इनको देखो नवंबर में आते हैं और फरवरी में चले जाते हैं, लगभग 2 या 3 महीने इनको अपने इस पद पे बैठाया जाता है। बाद में जे.एस. वर्मा जी के बाद में सुखदेव प्रसाद जी आते हैं परमानेंट राज्यपाल बनकर, और ये जब देखो कब आते हैं, 20 फरवरी 1988 से लेकर 2 फरवरी 1989, लगभग ये 1 साल तक पद पे रहते हैं। और इनको क्या होता है, कुछ गंभीर बीमारी हो जाती है, जिसके चलते इनको इलाज करवाने के लिए फॉरेन जाना पड़ता है, विदेश जाना पड़ता है। तो पीछे से जो जे.एस. वर्मा जी थे, देखो जे.एस. वर्मा जी पहले भी कार्यवाहक राज्यपाल रह चुके हैं, 6वें कार्यवाहक राज्यपाल, लेकिन 7वें कार्यवाहक राज्यपाल बन के वापस आते हैं। ध्यान दीजिए, जे.एस. वर्मा जी का पूरा नाम जगदीश शरण वर्मा जी है। तो सुखदेव प्रसाद जी जब इलाज करवाने के लिए फॉरेन जाते हैं, तो इनकी जगह कौन आते हैं, जे.एस. वर्मा जी आते हैं। कब तक, 3 फरवरी 1989 से 19 फरवरी, लगभग ये 16 दिन तक राज्यपाल के पद पे काम करते हैं, ओके। बाद में सुखदेव प्रसाद जी वापस आ जाते हैं और सुखदेव प्रसाद जी 1989 से लेकर 1990 तक लगभग 1 साल तक ये पद पे और काम करते हैं। पहले 1 साल तक रहे थे, फिर बीच में 16 दिन गायब हो गए थे, फिर 1 साल तक रहते हैं और सुखदेव प्रसाद जी को बाद में हटा दिया जाता है और मिलाप चंद जैन जी को यहाँ पर कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में लगाया जाता है, 8वें कार्यवाहक राज्यपाल के तौर पे, ओके। लगभग ये कितना काम करते हैं, ये 10 दिन काम करते हैं, 3 फरवरी 1990 से 13 फरवरी 1990 तक, ठीक है। यहाँ पर मेरे हिसाब से आपको ऐसा कोई प्रश्न नहीं बना के देगा, ठीक है, यहाँ से कोई प्रश्न नहीं आएगा यहाँ से, इस स्लाइड से, ओके। चलते हैं आगे, मिलाप चंद जैन जी के बाद में आगे अपन बात करेंगे। इससे पहले अपन देख लेते हैं 5-6 प्रश्न है अपने आप को टेस्ट करने के लिए, है ना। बताओ, देखिए फटाफट बताओ, राजस्थान का प्रथम राज्यपाल कौन था। आपके पास 5 सेकंड है, बताओ फटाफट, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे। यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है, ओम प्रकाश मेहरा, गुरुमुख निहाल सिंह, संपूर्णानंद सिंह जी और सरदार हुकुम सिंह। सही आंसर क्या है, बताओ फटाफट, कमेंट करके बताओ मुझे, ताकि मुझे पता लगे कि कितने लोग यहाँ तक जगे हुए हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गुरुमुख निहाल सिंह। ध्यान दीजिए, गुरुमुख निहाल सिंह जी 5 साल 5 महीने और 15 दिन तक, लगभग 5.5 साल तक ये अपने पद पे रहते हैं। सबसे लंबे कार्यकाल के जो राज्यपाल हैं वो गुरुमुख निहाल सिंह जी ही हैं, ओके। अरे मैं तो बता दिया मैंने, तो दूसरा सबसे लंबे कार्यकाल के जो राज्यपाल हैं वो कौन है, गुरुमुख निहाल सिंह जी, ठीक है। 2 प्रश्न हो चुके हैं, तीसरा प्रश्न बताओ, देखिए फटाफट, कौन से राज्यपाल के समय राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगता है, बताओ फटाफट। ये मैं 50 बार रिपीट कर चुका हूं, अगर अब भी आपको समझ में नहीं आता है, याद नहीं होता है, तो गांव में कहावत है कि ढकनी में नाक देर डूब वाली बात हो जाए फिर बाद में, है ना। तो बताओ, कौन से राज्यपाल के समय राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था, बताओ। कौन से राज्यपाल के टाइम पे लगा था, संपूर्णानंद सिंह जी के टाइम पे। और कब लगा था, 1967 में, ठीक है, 1967 में राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था, ठीक है। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन है। राजस्थान का प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन है, बताओ, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपके सामने है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा जगत नारायण जी।
जगत नारायण जी, जो कि हाई कोर्ट उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे। ठीक है। अगला है कि राजस्थान के वो राज्यपाल कौन है जो कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, साथ ही साथ वो राजस्थान के राज्यपाल भी रह चुके हैं। बताओ फटाफट, ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट मुझे बताओ। रघुकुल तिलक होगा, गुरुमुख निहाल सिंह होगा, संपूर्णानंद होगा, या सरदार हुकुम सिंह होगा? लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं रघु, बताओ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा रघुकुल तिलक। और ध्यान दीजिए, रघुकुल तिलक जी के टाइम पे ही क्या होता है, राजस्थान में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगता है। और तीसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगता है? 1980 में। कब लगता है? 1980 में। रघुकुल तिलक। समझ रहे हो इस बात को? याद आया कुछ? चलें आगे। आगे कि राजस्थान के सबसे कम समय के कार्यकाल वाले राज्यपाल कौन थे? राजस्थान में सबसे कम समय के कार्य, अच्छा ये प्रश्न छोड़ दो भाई, एक बार ये प्रश्न आपके सामने नहीं आया है, ये मैंने नहीं बताया, तो इसको आप छोड़ सकते हो। ठीक है, तो यहां तक मैं पढ़ा चुका हूं आपको अच्छे तरीके से। चले आगे, देखो आगे बात करते हैं। देखो यहां पर अपन बात कर रहे थे मिलाप चंद जैन जी के बारे में। मिलाप चंद जैन जी 1990 13 फरवरी 1990 तक अपने पद पे रहते हैं 8वें कार्यवाहक राज्यपाल के तौर पे। मिलाप चंद जैन जी के बाद में आते हैं कौन आते हैं? कौन आते हैं यहां पर? देखो यहां आते हैं देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय। देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय जी आते हैं 14 फरवरी 1990 से लेकर 25 अगस्त 1991 तक ये अपने पद पे रहते हैं। और इनको कुछ काम हो जाता होगा, नहीं, इनको हटा दिया गया और इनकी जगह कौन आते हैं? स्वरूप सिंह जी आते हैं। स्वरूप सिंह जी इनके पद पे आते हैं। लेकिन ये जो स्वरूप सिंह जी थे, ये अतिरिक्त कार्यभार वाले राजस्थान के पहले राज्यपाल थे। यहां से महत्वपूर्ण प्रश्न बन चुका है, राजस्थान के पहले राज्यपाल का नाम बताइए जिनको राजस्थान का पहला अतिरिक्त कार्यभार वाला राज्यपाल बनाया गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वरूप सिंह। ठीक है, स्वरूप सिंह। और ये जो थे, ये गुजरात के राज्यपाल हुआ करते थे। कहने का मतलब इनको अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था। तो अतिरिक्त कार्यभार देने का मतलब यह है कि ये गुजरात के राज्यपाल का पद तो संभाल ही रहे थे, साथ ही साथ हमारे राजस्थान के राज्यपाल का पद भी संभाल रहे थे। ध्यान दीजिए, हमारे जो अतिरिक्त कार्यभार दिया जाता है, ये अतिरिक्त कार्यभार लगभग उन्हीं को दिया जाता है जो कि पड़ोसी राज्य होते हैं। जैसे हमारे राजस्थान के पड़ोसी राज्य जैसे गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, तो इन्हीं राज्यों के जो राज्यपाल है उनको अतिरिक्त कार्यभार दिया जाता है लगभग, क्योंकि आने जाने में कोई समस्या ना हो इसलिए। ठीक है, तो गुजरात के जो राज्यपाल थे स्वरूप सिंह जी, इनको राजस्थान के पहले अतिरिक्त कार्यभार वाले राज्यपाल बनाया जाता है। कब की बात है ये 1992 की बात है। ठीक है, अतिरिक्त कार्यभार समझ गए। सेम पोस्ट वाला काम दिया जाता है, जो कि पहले की पोस्ट का जो काम है वो भी संभालता है और दूसरा भी संभालता है। ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य की जनता के दिल में एक राज्यपाल होगा। दिल में कहने का मतलब है 163। तो अनुच्छेद 163 में ये बात लिखी गई है, 163 में ये बात लिखी गई है कि दो या दो से अधिक राज्यों का एक ही व्यक्ति राज्यपाल हो सकता है। तो उसी अनुच्छेद के तहत यहां पर स्वरूप सिंह जी को अतिरिक्त कार्यभार देकर हमारे राजस्थान का राज्यपाल बनाया जाता है। याद कैसे करोगे? प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि जो स्वरूप सिंह जी थे, ये अतिरिक्त कार्यभार के वाले राज्यपाल बन जाते हैं, लेकिन ये राज्यपाल कहां के थे? प्रश्न पूछा जा सकता है। अभी तक ऐसा कोई प्रश्न नहीं आया है, लेकिन आगे पूछा जा सकता है। तो ये गुजरात के थे। याद कैसे करोगे? देखो, मोदी जी जो थे, गुजरात का विकास करने का जो अतिरिक्त कार्यभार है वो मोदी जी ने अपने हाथ में लिया है और गुजरात का अच्छा खासा विकास करके क्या किया? गुजरात का जो पुराना स्वरूप था उसी को बदल दिया। एक तरीके से लाइन है, उसको आप याद रख सकते हो कि मोदी जी ने क्या किया? गुजरात का अतिरिक्त कार्यभार लेके, गुजरात के विकास का अतिरिक्त कार्यभार अपने हाथ में लेके गुजरात का जो पुराना जो स्वरूप था उस स्वरूप को ही बदल दिया। तो यहां पर ये लाइन आप याद रख सकते हो, अदरवाइज आप अपने अकॉर्डिंग भी याद रख सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे।
तो स्वरूप से याद आ जाएगा स्वरूप सिंह, ठीक है, स्वरूप सिंह। और यहाँ पर गुजरात, गुजरात का मतलब स्वरूप किसका चेंज हो रहा है, गुजरात का चेंज हो रहा है। स्वरूप किसका चेंज हो रहा है, गुजरात का चेंज हो रहा है, तो इसलिए ये चीज़ें कनेक्ट हो सकती है आराम से। ओके, बात करते हैं स्वरूप सिंह जी के बाद में डॉक्टर एम चन्ना रेड्डी यहाँ पर अपने राज्यपाल का पद संभालते हैं। 1992 से लेकर 1993 तक लगभग ये 8 या 9 महीने तक ये अपने पद पे बने, नहीं ज़्यादा अपने रहते हैं, ज़्यादा रहते हैं, ये फरवरी से मई तक रहते हैं, फरवरी से मई तक रहते हैं, लगभग ये 14-15 महीने तक ये रहते हैं। देखो ध्यान दीजिए, जब चेन्ना रेड्डी जी आते हैं, पद संभालते हैं, तो इन्हीं के टाइम पे चौथा राष्ट्रपति शासन लगता है। और राजस्थान में ये अंतिम बार ऐसा था जब राष्ट्रपति शासन लगता है। राजस्थान में अंतिम राष्ट्रपति शासन डॉक्टर एम चन्ना रेड्डी के टाइम पे लगता है, ठीक है। 1992 से 93 की जो टाइम है, ये चौथा राष्ट्रपति शासन लगता है, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर जब चेन्ना रेड्डी जी चले जाते हैं तो इसकी जगह धनिक लाल मंडल जी यहाँ पर अतिरिक्त कार्यभार वाले राज्यपाल बन जाते हैं। सेकंड, पहले एक अतिरिक्त कार्यभार वाले राज्यपाल कौन है, स्वरूप सिंह जी हैं, जो कि गुजरात के राज्यपाल हुआ करते थे। सेकंड अतिरिक्त कार्यभार वाले कौन है, यहाँ पर है धनिक लाल मंडल जी, जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। 1993 से 1993 कहने का मतलब 31/5 से 29/6 तक ये अपने राज्यपाल, राजस्थान के राज्यपाल बने हुए रहते हैं। बाद में बात करते हैं धनिक लाल मंडल जी के बाद में बलीराम भगत जी, यहाँ पर 1993 से 1998 तक लगभग 5 साल तक ये अपने पद पे बने हुए रहते हैं। कौन, बलीराम भगत जी। ध्यान दीजिए, बलीराम भगत जी से रिलेटेड एक प्रश्न वो पूछा जा सकता है कि राजस्थान के उस राज्यपाल का नाम बताइए जो कि लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। राजस्थान के उस राज्यपाल का नाम बताइए जो कि लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो वो कौन है, बलीराम भगत, ठीक है। इस स्लाइड से कौन सा प्रश्न पूछा जा सकता है, पहला प्रश्न तो ये पूछा जाएगा कि राजस्थान के पहले उस राज्यपाल का नाम बताइए जिनको राजस्थान का अतिरिक्त कार्यभार देके राजस्थान राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था। तो उसका सही आंसर हो जाएगा स्वरूप सिंह। ध्यान दीजिए, स्वरूप सिंह जी गुजरात के राज्यपाल हुआ करते थे। इसके बाद में पूछा जा सकता है कि राजस्थान में जो अंतिम बार राष्ट्रपति शासन लगा था, चौथी बार, तो उस समय राजस्थान के राज्यपाल कौन थे, तो उस टाइम पे चेन्ना रेड्डी जो थे ये राज्यपाल हुआ करते थे। कब लगता है राष्ट्रपति शासन, 1992 की 93 की ये बात है, ठीक है। बात करते हैं आगे, धनिक लाल मंडल जी हरियाणा के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और इनको दूसरी बार हमारे राजस्थान का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था। प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान के उस राज्यपाल का नाम बताइए जो कि लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष भी हुआ करता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बलीराम भगत, ठीक है। चलें आगे, अगला है, देखो आगे शायद प्रश्न, हाँ ठीक है, तो बताओ देखिए फटाफट, राजस्थान का कार्यवाहक राज्यपाल कौन सा नहीं है, इनमें से राजस्थान का कार्यवाहक राज्यपाल कौन सा नहीं है, बताओ देखिए फटाफट, बताओ फटाफट, टाइपिंग मिस्टेक, बताओ इन चारों में से कौन से राज्यपाल कार्यवाहक राज्यपाल के तौर पे नहीं थे, बताओ। तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा, संपूर्णानंद सिंह। जबकि JS वर्मा जी 2 बार हमारे राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल बन चुके थे। PK बनर्जी भी राज्यपाल थे और DP गुप्ता जी राज्यपाल थे। ध्यान दीजिए, DP गुप्ता जी 15 दिन तक राज्यपाल रहते हैं। चलें आगे, अगला प्रश्न है कि राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान, कौन से राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ, कौन से राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ, तो बताओ देखो फटाफट। देखो, संपूर्णानंद सिंह जी के टाइम पे राष्ट्रपति शासन लग चुका है हमारे राजस्थान में पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लगा 1967 में, तो उस टाइम पे राज्यपाल कौन थे, संपूर्णानंद सिंह, ठीक है। रघुकुल तिलक जब 1980 में राष्ट्रपति शासन लगता है, कब, तीसरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगता है, तो उस समय राज्यपाल कौन थे, रघुकुल तिलक। उसके बाद में बात करते हैं वेदपाल त्यागी जी की, तो वेदपाल त्यागी जी 1977 में दूसरी बार राज्यपाल जो राष्ट्रपति शासन है वो लगता है, किसके समय, वेदपाल त्यागी जी के टाइम पे। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर स्वरूप सिंह जी के टाइम पे कोई राष्ट्रपति शासन नहीं लगता है, ठीक है। स्वरूप सिंह जी क्या थे, हमारे राजस्थान के अतिरिक्त कार्यभार वाले राज्यपाल थे। स्वरूप सिंह जी हमारे राजस्थान के पहले राज्यपाल थे जिनको
अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था। ठीक है, चलें आगे। अगला प्रश्न है, देखो राजस्थान के वो पहले राज्यपाल कौन से हैं जिनको राजस्थान का अतिरिक्त कार्यभार देकर राज्यपाल पद पे नियुक्त किया गया? उस पहले राज्यपाल का नाम बताइए। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, अभी मैंने बताया है। सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वरूप सिंह। ठीक है, अरे समझ में आ रहा है ना? आगे चलें तो देखो, पहले बलिराम भगत जी के बारे में बात की, लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं, है ना, इसके बारे में बात कर चुके हैं। और बलिराम भगत जी के बाद में दरबारा सिंह। ठीक है, दरबारा सिंह, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं एक चीज़ मैंने बताना भूल गया। देखो, ये सेकंड राष्ट्रपति शासन, ये पहला राष्ट्रपति शासन और ये तीसरा राष्ट्रपति शासन है। चौथा राष्ट्रपति शासन जब लगता है तो उस टाइम पे राज्यपाल कौन थे? एम चेन्ना रेड्डी, है ना। लास्ट जो चौथा राष्ट्रपति शासन लगता है तो उस टाइम पे चेन्ना रेड्डी जी जो राज्यपाल थे उस टाइम पे हुआ करते थे। ठीक है, बात करते हैं आगे। बलिराम भगत जी के बाद में कौन आते हैं? दरबारा सिंह आते हैं। कब? 1998 से 1998 कहने का मतलब 1 मई से लेकर 24 मई तक, 1 मई से लेकर 24 मई तक मात्र और मात्र यहाँ पर 23 दिन का इनका कार्यकाल हुआ था। मात्र और मात्र इनका 23 दिन का कार्यकाल हुआ था। और भाई साहब, इनके साथ बहुत बड़ी घटना घटती है। वो घटना क्या है कि ये क्या होता है, ये अपने पद पे ही रहते हुए इनका निधन हो जाता है, इनकी मौत हो जाती है। क्यों होती है? देखो, लू लग जाने के कारण बीमार चल रहे थे, ये काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। देखो, ये मई का टाइम है, 1 मई से 24 मई तक ये राज्यपाल पद पे रहते हैं, 23 दिन तक। और कुछ लू लग जाने के कारण क्या होता है, इनका असामयिक निधन हो जाता है, समय से पहले इनका निधन हो जाता है। तो ऐसे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि बताओ उस राज्यपाल का नाम जिसका पद पे रहते हुए निधन हो जाता है हमारे राजस्थान में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दरबारा सिंह। ठीक है, एक प्रश्न और बनता है यहां से। प्रश्न यह है कि सबसे कम कार्यकाल के राज्यपाल कौन है? राजस्थान के उस राज्यपाल का नाम बताइए जिसका कार्यकाल सबसे कम है। तो उसका आंसर भी क्या हो जाएगा? दरबारा सिंह। हमें याद है कि सबसे लंबा कार्यकाल किसका है? गुरुमुख निहाल सिंह जी का। लेकिन सबसे कम किसका है? दरबारा सिंह जी का। केवल 23 दिन, 23 डेज। गुरुमुख निहाल सिंह जी 5 साल 5 महीने 15 दिन तक अपने पद पे रहते हैं। लेकिन दरबारा सिंह मात्र 23 दिन तक अपने पद पे रहते हैं। और 23 दिन के बाद में क्या होता है, इनकी मौत हो जाती है, इनका निधन हो जाता है असामयिक तौर पे। ठीक है, चले आगे। जब इनका निधन हो जाता है तो निधन होते ही क्या होता है, इनका राज्यपाल पद खाली हो जाता है। तो हाथों हाथ क्या किया जाता है, कार्यवाहक राज्यपाल के तौर पे, 9वें कार्यवाहक राज्यपाल के तौर पे पद संभाला जाता है। किनके द्वारा? एनएल टिबेरवाल जी के द्वारा कार्यवाहक राज्यपाल के तौर पे पद संभाला जाता है राजस्थान का। और उसके बाद में अंशुमान सिंह जी आते हैं 1999 में। 1999 से लेकर 2003 तक लगभग 4 साल तक ये अपने पद पे बने हुए रहते हैं। और यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई साहब, जब अशोक गहलोत जी पहली बार मुख्यमंत्री बन के आते हैं हमारे राजस्थान में, तो उस टाइम पे राज्यपाल कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा अंशुमान सिंह। समझ में आ रहा है क्या? अंशुमान सिंह जी जब राज्यपाल थे उसी टाइम पे अशोक गहलोत जी हमारे राजस्थान में पहली बार मुख्यमंत्री बन के आते हैं। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे है निर्मल चंद जैन जी। अंशुमान सिंह जी के बाद में निर्मल चंद जैन जी आते हैं। और यहां पर एक घटना और घट जाती है। पहले हमारे राजस्थान के पहले राज्यपाल कौन, जिनका पद पे रहते हुए निधन हो जाता है, वो है दरबारा सिंह। दरबारा सिंह के बाद में दूसरे राज्यपाल कौन बनते हैं जिनका निधन हो जाता है कार्यकाल के दौरान? वो है निर्मल चंद जैन जी, जिनका पद पे रहते हुए निधन हो जाता है। दूसरे ऐसे राज्यपाल हमारे राजस्थान के होते हैं। 14 मई 2003 से 12 सितंबर 2003 तक, ये केवल कहने का मतलब 4 महीने 8 दिन तक अपने पद पे रहते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है असामयिक तौर पे। ठीक है,
बाद में जब इनकी निधन हो जाता है तो क्या होता है, गुजरात के जो राज्यपाल थे, कौन, कैलाशपति मिश्रा, कैलाशपति मिश्रा जी तीसरे अतिरिक्त कार्यभार वाले राज्यपाल बनते हैं, जो कि 22 सितंबर 2003 से 13 जनवरी 2004 तक लगभग ये 3-4 महीने हमारे राजस्थान के अतिरिक्त कार्यभार पद को संभालते हैं। गुजरात के राज्यपाल ये हुआ करते थे, कैलाशपति मिश्रा। बात करते हैं आगे, तो कैलाशपति मिश्रा जी के बाद में आते हैं मदन लाल खुराना। देखो इस स्लाइड से प्रश्न पूछा जा सकता है, वो प्रश्न क्या है, उस पहले राज्यपाल का नाम बताइए जो कि पद पे रहते हुए मर जाता है या निधन हो जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दरबारा सिंह, जिनका केवल मात्र 23 दिन का कार्यकाल होता है। ठीक है, बात करते हैं आगे। इसके बाद में पूछा जा सकता है कि जब अशोक गहलोत जी हमारे राजस्थान में पहली बार मुख्यमंत्री बन के आते हैं तो उस टाइम पे हमारे राजस्थान के राज्यपाल कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंशुमान सिंह जी। इसके बाद में प्रश्न पूछा जा सकता है कि कैलाशपति मिश्रा जी जो थे ये कौन से राज्य के राज्यपाल हुआ करते थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, चले आगे। अच्छा, उस दूसरे राज्यपाल का नाम बताइए जिसका कार्यकाल के दौरान निधन हो जाता है, तो वह है निर्मल चंद जैन। तो अब तक हमने देखा कि देखो 2 ऐसे आदमी हमने देख लिए जो कि पद पे रहते हुए जिनकी मौत हो जाती है। पहला है दरबारा सिंह और दूसरा है निर्मल चंद जैन। ठीक है, तीसरा यहाँ पर बात करते हैं। देखो यहाँ पर मदन लाल खुराना, देखो कैलाशपति मिश्रा के बाद में मदन लाल खुराना आता है। 2004 कहने का मतलब 14 जनवरी से 1 नवंबर 2004 तक ये अपने पद पे रहते हैं। लेकिन ये भाई साहब बड़े एटीट्यूड वाले आदमी थे, इन्होंने रिजाइन दे दिया। और रिजाइन किसको देता है राज्यपाल रिजाइन देता है राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति को लेटर लिखा और उनके मुंह पे फेंक के मारा कि भाई साहब हम नौकरी नहीं करेंगे, राज्यपाल की नौकरी हम नहीं करेंगे। तो वो पहले राज्यपाल कौन से हैं हमारे राजस्थान के वो पहले राज्यपाल कौन है जिन्होंने रिजाइन दिया था, त्याग पत्र दे दिया था। इसका सही आंसर हो जाएगा मदन लाल खुराना जी ने ही पहले बार हमारे राजस्थान के राज्यपाल पद से त्याग दे दिया था, रिजाइन दे दिया था। ठीक है, रिजाइन देने के बाद में क्या हुआ, टीवी राजेश्वर जी आते हैं जो कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हुआ करते थे और इनको क्या किया जाता है, अतिरिक्त कार्यभार दिया जाता है। 1 नवंबर 2004 से 8 नवंबर 2004 तक लगभग 7 दिन रहते हैं ये 7 दिन अपने पद पे रहते हैं। और इनके बाद में क्या होता है, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी को हमारे राजस्थान का परमानेंट राज्यपाल बनाने की कोशिश की जाती है। 8 नवंबर 2004 से 23 जून 2007 तक ये पद पे रहती हैं। लगभग ये मान के चलो 2.5 साल तक ये अपने पद पे रहती है। लेकिन इसी दौरान क्या होता है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी को राष्ट्रपति पद पे इनको निर्वाचित कर दिया जाता है, जिसके चलते क्या होता है, एक पद इनको छोड़ना पड़ेगा। तो राज्यपाल पद से इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। तो ये दूसरी ऐसी राज्यपाल बन जाती हैं जिन्होंने त्याग पत्र दिया था अपने पद से। तो पहले राज्यपाल कौन से थे, मदन लाल खुराना जी जिन्होंने त्याग पत्र दिया था। और दूसरे कौन से बन जाते हैं, फिर बन जाते हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। लेकिन ध्यान दीजिए इनके नाम पे और भी रिकॉर्ड हैं। वो रिकॉर्ड क्या है कि हमारे राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल थी। ठीक है, पहली महिला राज्यपाल थी और साथ ही साथ सेकंड ऐसी राज्यपाल थी जिन्होंने त्याग पत्र दिया था। और साथ ही साथ ध्यान दीजिए पहली ऐसी महिला राज्यपाल थी जिन्होंने त्याग पत्र दिया था। इससे पहले ना तो कोई महिला आई थी और ना ही किसी ने त्याग पत्र दिया था, लेकिन ये पहली महिला थी जिन्होंने त्याग पत्र दिया था, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अगर देखा जाए मदन लाल खुराना जी के बाद में, अगर देखा जाए मदन लाल खुराना जी पुरुष थे तो ये खिताब उनको नहीं जाएगा। पहली महिला राज्यपाल जिन्होंने त्याग पत्र दिया, ये खिताब उनको नहीं जाएगा। समझ रहे हो, अगर देखा जाए एक तरीके से ह्यूमन बीइंग के नाम से देखा जाए तो सेकंड ऐसी राज्यपाल हैं जो कि त्याग पत्र जिन्होंने दिया था। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर डॉक्टर KR किदवई। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी ने त्याग पत्र दे दिया तो उसकी जगह कौन आते हैं, KR किदवई जी आते हैं जो कि हरियाणा के राज्यपाल थे। और इनको क्या किया जाता है, अतिरिक्त कार्यभार दिया जाता है। 23 जून 2007 से 6 सितंबर 2007 तक इनको अतिरिक्त कार्यभार दिया जाता है राजस्थान का। इसके बाद में शैलेंद्र कुमार सिंह जिनको SK सिंह के नाम से भी जाना जाता है। तो SK सिंह जी यहाँ पर 6 सितंबर 2007 से आते हैं और 1 दिसंबर 2009
2009 लगभग ये 2 साल तक अपने पद पे रहते हैं, लेकिन इनके साथ भी बहुत बड़ी घटना घट जाती है। वो घटना क्या है कि ये पद पे रहते हुए इनका निधन हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि दरबारा सिंह पहले राज्यपाल कौन से थे जिनकी मौत हो जाती है पद पे रहते हुए? दरबारा सिंह, उसके बाद में निर्मल चंद जैन, और तीसरा कौन सा है? एस के सिंह। तीसरे कौन से हैं? एस के सिंह, जिनको शैलेंद्र कुमार सिंह के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखना भाई, ध्यान दीजिए, ये ऐसे राज्यपाल हैं जो कि 10वें कार्यवाहक राज्यपाल के तौर पे भी इन्होंने काम किया था, और साथ ही साथ इनका कार्यकाल के दौरान भी निधन हो जाता है। ठीक है, चलें आगे बात करते हैं प्रश्न की। तो देखो प्रश्न क्या है कि सबसे कम समय के कार्यकाल के राज्यपाल कौन है भाई, बताओ। सबसे कम समय के राज्यपाल कौन है? सवाई मान सिंह है, डीपी गुप्ता है, दरबारा सिंह है, या रघुकुल तिलक है? बताओ फटाफट। सही आंसर क्या हो जाएगा? दरबारा सिंह। क्यों? क्योंकि 23 दिन तक ये पद पे रहते हैं, और होता क्या है, इनकी मृत्यु हो जाती है, इनका निधन हो जाता है। ये पहले ऐसे राज्यपाल थे जिनके पद पे रहते हुए मृत्यु हो जाती है। दूसरे कौन से थे? निर्मल चंद जैन जी थे। तीसरे कौन से थे? तीसरे थे एस के सिंह, शैलेंद्र कुमार सिंह। ठीक है, 3 ऐसे राज्यपाल अपन ने देख लिए जिनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हो जाती है। ठीक है, बात करते हैं आगे। राजस्थान के उस राज्यपाल का नाम बताइए, या उन राज्यपालों के नाम बताइए जिनका कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही त्याग पत्र, जिन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। बताओ, दरबारा सिंह जी ने त्याग पत्र दिया था क्या? दरबारा सिंह जी ने त्याग पत्र दिया था क्या? बताओ देखो फटाफट। नहीं दिया था, मौका ही नहीं दिया, भगवान ने मौका ही नहीं दिया इनको। बहुत थोड़ा सा असामयिक इनकी मृत्यु हो गई थी। मदन लाल खुराना जी ने पहली बार राजस्थान में त्याग पत्र दिया था, तो ये सही है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, इन्होंने सेकंड टाइम, दूसरी बार त्याग पत्र दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि ये राष्ट्रपति पद के लिए नियुक्त हो चुकी थी, निर्वाचित हो चुकी थी। ठीक है, तो मदन लाल खुराना जी और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, इन दोनों ने क्या किया था? त्याग पत्र दिया था। चले आगे है देखो इसके बाद में शैलेंद्र कुमार सिंह जी के बाद में श्रीमती प्रभा राव जी, जो कि 3 दिसंबर 2009 से 24 जनवरी 2010 तक 6वें अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल थी। ठीक है, और ये हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल होने के साथ साथ हमारे राजस्थान के राज्यपाल पद को भी संभालती है। बात करते हैं 25 जनवरी, प्रभा राव जी की बात हो रही है, जो कि 25 जनवरी 2010 से लेकर 26 अप्रैल 2010 तक ये क्या है? ये 11वें कार्यवाहक के तौर पे काम करती हैं प्रभा राव जी। लेकिन ध्यान दीजिए, 2010 से लेकर 2010 में ही इनका कार्यकाल संपूर्ण हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इनकी मृत्यु हो जाती है, इनका निधन हो जाता है कार्यकाल के दौरान ही। इसलिए ध्यान रखना कि श्रीमती प्रभा राव जी वो चौथी ऐसी राज्यपाल हैं राजस्थान की जिनकी कार्यकाल के दौरान निधन हो जाता है। पहले राज्यपाल कौन से हैं जिनका निधन हो जाता है? दरबारा सिंह। दूसरे कौन से हैं? निर्मल चंद जैन। तीसरे हैं आपके एस के सिंह, शैलेंद्र कुमार सिंह, और चौथे हो जाते हैं प्रभा राव। 4 ऐसे राज्यपाल आपके सामने मैं प्रस्तुत कर चुका हूं। ठीक है, बात करते हैं आगे। जब श्रीमती प्रभा राव जी का निधन हो जाता है तो उनकी जगह शिवराज पाटिल जी आते हैं, और शिवराज पाटिल जी यहाँ पर पंजाब के ये राज्यपाल हुआ करते थे जिनको अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था। ठीक है, बात करते हैं शिवराज पाटिल जी के बाद में श्रीमती मार्गरेट अल्वा यहाँ पर राज्यपाल बन के आती हैं 2012 से 2014 तक, जो कि उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल भी रह चुकी थी, और ये 12वें कार्यवाहक राज्यपाल के तौर पे काम करती हैं। ठीक है, मार्गरेट अल्वा जी के बाद में श्री राम नायक जी यहाँ पर पद पे आते हैं। ये पहले उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हुआ करते थे। उत्तर प्रदेश के पहले नहीं, वर्तमान उस टाइम पे तत्कालीन उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे, और साथ ही साथ इनको हमारे राजस्थान का अतिरिक्त कार्यभार भी दिया गया था। ठीक है, बाद में बात करते हैं श्री कल्याण सिंह जी। कहने का मतलब वर्तमान में जो राज्यपाल हैं, इसके जस्ट पीछे वाले जो राज्यपाल थे कल्याण सिंह जी, वो राज्यपाल है जिनको राजस्थान का राज्यपाल तो नियुक्त किया गया था, लेकिन इनको अतिरिक्त कार्यभार भी दिया गया था। इनको हिमाचल प्रदेश का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था क्योंकि वहां का पद खाली हो गया था, ये याद रखना। ठीक है, कल्याण सिंह जी। ठीक है,
ये जो ट्रिक है, ये जो लाइनें हैं, ये लाइनें आप यहाँ से पढ़ सकते हो एक बार स्क्रीनशॉट लेके, ताकि आपको याद रहे कि शिवराज पाटिल जी जो हैं वो पंजाब के हैं, ठीक है, पंजाब के अतिरिक्त कार्यभार पंजाब के राज्यपाल हुआ करते थे। माइग्रेट अलवा यहाँ पर उत्तराखंड के राज्यपाल हुआ करते थे। राम नाईक जी जो हैं उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हुआ करते थे। कल्याण सिंह जी को बाद में हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया था। तो ये आप याद कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। मैंने यहाँ पर लाइनें लिख रखी है, आप कनेक्ट कर लेना भाई अपने हिसाब से, ठीक है। कल्याण सिंह जी के बाद में हमारे यहाँ पर राज्यपाल कौन बन के आते हैं वर्तमान में? कलराज मिश्र जी आते हैं। कलराज मिश्र जी आते हैं जो कि 9 सितंबर 2019 से वर्तमान में अब तक रह रहे हैं, ठीक है। प्रश्न पूछा जाएगा यहाँ पर आपसे, तो एक बार मैं एडिट कर लेता हूँ, देखो बाद में पूछता हूँ मैं आपसे। हाँ जी, तो बताइए, देखो प्रश्न है आपके सामने। पहला प्रश्न कौन सा है बताओ? राजस्थान के वो प्रथम राज्यपाल कौन है? एक सेकंड, हाँ, राजस्थान के वो प्रथम राज्यपाल कौन है जिनका कार्यकाल के दौरान ही निधन हो जाता है? बताओ फटाफट। बता चुका हूँ मैं, बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ। राजस्थान के वो प्रथम राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हो चुका है, बताओ। पहले राज्यपाल की बात की जा रही है, क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा दरबारा सिंह जी, जिनकी 23 दिन के अंदर ही 23 दिन ये पद पे रहते हैं और बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है पद पे, ठीक है। अशोक गहलोत जी जब राजस्थान के पहली बार मुख्यमंत्री बन के आते हैं तो भाई साहब उस समय राजस्थान के राज्यपाल कौन थे? बताओ। अशोक गहलोत जी जब राजस्थान के पहली बार मुख्यमंत्री नियुक्त होते हैं तो उस टाइम पे राजस्थान के राज्यपाल कौन थे? 4 बार रिपीट कर चुका हूं इस सेम लाइन को, बताओ फटाफट, बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? अंशुमान सिंह जी, ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के वो राज्यपाल कौन है जो कि हमारे राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल के तौर पे पद को संभाल चुके हैं, साथ ही साथ हमारे राजस्थान में अतिरिक्त कार्यभार पद पे भी काम कर चुके हैं, राज्यपाल पद पे भी कार्य कर चुके हैं, साथ ही साथ कार्यकाल के दौरान ही निधन हो चुका है। कहने का मतलब हिमाचल प्रदेश के वो राज्यपाल कौन थे जिनको हमारे राजस्थान का अतिरिक्त कार्यभार देके राज्यपाल बनाया गया, उसके बाद में हमारे राज्यपाल को हमारे हमारे राजस्थान में कार्यवाहक राज्यपाल के तौर पे उनको राज्यपाल बनाया गया, और कार्यवाहक राज्यपाल के टाइम पे ही इनकी मृत्यु भी हो जाती है, इनका निधन भी हो जाता है। तो बताओ इन 4 में से सही आंसर कौन सा होगा? इन 4 में से सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा श्रीमती प्रभा राव जी। श्रीमती प्रभा राव जी वो चौथे ऐसे राज्यपाल हैं जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हो जाता है हमारे राजस्थान के राज्यपाल के तौर पर, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है कि राजस्थान के राज्यपालों में से उस राज्यपाल का नाम बताओ जो कि लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उस राज्यपाल का नाम बताओ। बताओ सही आंसर क्या हो जाएगा? बताओ सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या है? बलीराम भगत जी, ठीक है। याद आया कुछ? अगला प्रश्न क्या है? यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि राजस्थान का जो राज्यपाल है कौन? कल्याण सिंह जी। तो कल्याण सिंह जी की नियुक्ति से पहले हमारे राजस्थान में कार्यवाहक राज्यपाल कौन था? कल्याण सिंह जी जब हमारे राजस्थान के राज्यपाल थे तो इससे पहले हमारे राजस्थान में कौन सा ऐसा राज्यपाल था जो कि कार्यवाहक राज्यपाल के तौर पे काम कर रहा था? बताओ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? माइग्रेट अलवा। क्या हो जाएगा? माइग्रेट अलवा। आगे बात की जाए, जो कलराज मिश्र जी हैं हमारे वर्तमान में जो राज्यपाल हैं, कलराज मिश्र जी के बारे में कौन सा कथन इनमें से सही है? इन 4 कथनों में से कौन सा कथन सही है वो आप मुझे बताओ देगा फटाफट। कौन सा कथन इसमें से सही हो जाएगा? कलराज मिश्र जी के बारे में बताओ। देखो, कलराज मिश्र जी 2014 से लेकर 2019 तक 16वीं लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है। कलराज मिश्र जी 2014 से लेकर 2019 तक जो हमारे देश की जो लोकसभा है, इस लोकसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। एमपी, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं, तो याद रखना। अगला प्रश्न क्या है? विधानसभा के चुनावों में अस्पष्ट बहुमत मिलने के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? बताओ।
विधानसभा के चुनाव में अस्पष्ट बहुमत मिलने के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? कब लागू किया गया था बताओ? बताओ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 1980। देखो, पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लगता है, नहीं 1980 नहीं होगा, 1967 होगा, ठीक है। पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो उस टाइम पे क्या होता है, संपूर्णानंद जी उस टाइम पे राज्यपाल के पद पे थे और विधानसभा के चुनाव होते हैं और विधानसभा के चुनाव में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, जिसके चलते क्या होता है कि राष्ट्रपति शासन लग जाता है 1967 में हमारे राजस्थान में पहली बार, ठीक है। पहली बार राष्ट्रपति शासन लगता है। बात करते हैं आगे, राजस्थान में लागू कौन सा राष्ट्रपति शासन है? उस राष्ट्रपति शासन के टाइम पे, अच्छा, कौन सा राष्ट्रपति शासन सबसे लंबा चलता है हमारे राजस्थान में? बताओ देखो फटाफट, कौन सा राष्ट्रपति शासन हमारे राजस्थान में सबसे लंबा चलता है, लंबे समय तक लागू रहता है? बताओ देखो फटाफट, कौन सा राष्ट्रपति शासन था जो कि सबसे लंबे समय तक लागू रहता है? तो वो था चौथा राष्ट्रपति शासन। तो अब मुझे बताओ, अंतिम जो चौथा राष्ट्रपति शासन था, इस चौथे राष्ट्रपति शासन की अवधि क्या थी? इस चौथे राष्ट्रपति शासन की अवधि क्या थी? ये मैंने बताया था आपको, ये मैंने आपको बताया था। एग्जैक्ट डेट तो नहीं बताई थी, लेकिन मैंने साल बताया था आपको। मैंने एग्जैक्ट डेट नहीं बताई थी, लेकिन साल बताया था, 1992-93। 1992-93 मैंने बताया था। तो 15 दिसंबर 1992 से लेकर 3 दिसंबर 1993 तक लगभग एक साल तक राष्ट्रपति शासन लागू रहता है हमारे राजस्थान में, जो कि चौथा राष्ट्रपति शासन था। इसलिए चौथा राष्ट्रपति शासन सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन था। और इस राष्ट्रपति शासन के टाइम पीरियड आप देख सकते हो, एक साल तक ये हमारे राजस्थान में लागू रहता है। 4 बार राष्ट्रपति शासन लगता है, पहला 1967 में, दूसरा 1977 में लगता है, तीसरा 1980 में लगता है, चौथा कौन सा लगता है, कब लगता है? 1992 से 1993, ठीक है। चलें आगे देखो, ये कार्यवाहक राज्यपाल हैं। ये आपके सामने जो है ये कार्यवाहक राज्यपाल है। लगभग ये 12 राज्यपाल हैं जो कि हमारे राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल के तौर पे रह चुके हैं। पहले कार्यवाहक राज्यपाल कौन है? जगत नारायण जी हैं। ओके, डेट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, डेट तो मैंने सिंपल ऐसे लगा रखी है। पहले कार्यवाहक राज्यपाल थे जगत नारायण जी। लास्ट में थे श्रीमती मार्गरेट अल्वा, और मार्गरेट अल्वा से पहले याद रख लेना श्रीमती प्रभा राव जी। श्रीमती प्रभा राव जी पहले हैं जगत नारायण जी कार्यवाहक राज्यपाल, सबके लास्ट में हो जाते हैं मार्गरेट अल्वा, और मार्गरेट अल्वा से पहले कौन थे? श्रीमती प्रभा राव जी। याद रखना चाहो तो सेकंड ये भी याद रख सकते हो, वेदपाल त्यागी जी। याद दीजिए, वेदपाल त्यागी जी के टाइम पे राजस्थान में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगता है। वेदपाल त्यागी जी के टाइम पे दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगता है। पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो उस टाइम पे राज्यपाल कौन थे? संपूर्णानंद जी। ओके, देखो 1977 की बात है ना, पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा 1967 में, 1967 में। उसके बाद में दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा 1977 में। 1977 में लगता है तो उस टाइम पे राज्यपाल थे वेदपाल त्यागी। ओके, चलें आगे बात करते हैं। ये जो टेबल है, ये टेबल आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं आप आराम से। वैसे मैं ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा बहुत जल्दी। ओके, बात करते हैं आगे इस टेबल की। तो ये टेबल देखो, यहाँ पर मैंने बता रखा है अतिरिक्त कार्यभार। जिन राज्यपालों को अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था हम राजस्थान के राज्यपाल पद के लिए, तो उनकी लिस्ट मैंने बना रखी है। पहले अतिरिक्त कार्यभार वाले राज्यपाल कौन है? स्वरूप सिंह जी हैं, जो कि पहले गुजरात के राज्यपाल थे, और गुजरात के राज्यपाल के रहने के साथ साथ ही ये राजस्थान के राज्यपाल के पद को भी संभालते हैं। ओके, लास्ट में कौन थे? श्री राम नायक जी थे, जो कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी उस टाइम पे थे। ठीक है, तो ये दो याद रख लीजिए सबके लास्ट में, यहाँ पर राम नायक जी और सबसे पहले स्वरूप सिंह जी, इतना याद रख लीजिए। डेट आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेट किसी को याद भी नहीं होती है। देखो, जो सब लोगों के प्रश्न गलत हो रहे हैं, अगर वो प्रश्न आपका भी गलत हो जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, चलते हैं आगे। पूछा नहीं गया, आज तक पूछा ही नहीं गया, मैं फालतू में कैसे रटवा दूँ आपको, है ना। स्मार्ट हार्डवर्क वो है कि कम चीज़ें अपन याद करें और वही चीज़ें आपकी ज़्यादा एग्जाम में पूछने लायक हो, तो वो स्मार्ट हार्ड वर्क है। फालतू में इनकी डेट याद रखने में अगर आप दिमाग खपाओगे तो कोई मतलब निकलता नहीं है।
बात करते हैं देखो कुछ फैक्ट पॉइंट की, जो कि इतनी जो टेबल पड़ी थी इस टेबल में से मैंने निकाल रखे हैं। देखो, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। ओके, सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का है, 5 साल 5 महीने, 5 साल 5 महीने और 15 दिन। ओके, गुरुमुख निहाल सिंह जी ने मोहनलाल सुखाड़िया जी को 2 बार शपथ दिलवाई है। देखो, मुख्यमंत्री की शपथ कौन दिलवाता है? मुख्यमंत्री को शपथ दिलवाता है राज्यपाल। मुख्यमंत्री के पद की गोपनीयता, मुख्यमंत्री पद की शपथ और पद की जो गोपनीयता है उसकी शपथ कौन दिलवाता है? राज्यपाल दिलवाता है। ठीक है, तो जब मोहनलाल सुखाड़िया जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो 2 बार इनको शपथ दिलवा रखी है। समझ रहे हो? 2 बार मोहनलाल सुखाड़िया जी को 1957 और 1962 में शपथ दिलवा रखी है। किसने? गुरुमुख निहाल सिंह जी। समझ में आ गया? ध्यान दीजिए, मोहनलाल सुखाड़िया जी हमारे राजस्थान के सबसे लंबे टाइम तक ये राज्यपाल क्या मुख्यमंत्री बने हुए रहते हैं। अभी मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद पढ़ेंगे ना, तब आपको मोहनलाल सुखाड़िया जी के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया जाएगा। बात करते हैं आगे। राज्य की जो महिला राज्यपाल थी वो कौन कौन सी थी? पहली आपकी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी हो जाती हैं, जो कि 2004 से 2007 तक लगभग 3 साल तक, 2.5-3 साल तक ये पद पे रहती हैं। लेकिन बाद में क्या होता है कि राष्ट्रपति पद पे ये नियुक्त हो जाती है, चुनाव इनका हो जाता है, तो इन्होंने क्या किया था, बाद में त्याग पत्र दे दिया था। हमारे राज्य की ये पहली महिला राज्यपाल थी। देश की पहली महिला राष्ट्रपति भी यही थी। ओके, और राज्य का पहला राज्यपाल पहली महिला राज्यपाल थी ये। राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी, थोड़ी सी टाइपिंग में मिस्टेक है, जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। चले आगे। वैसे अगर देखा जाए तो राज्य का पहला राज्यपाल कौन है जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया था? वो थे मदन लाल खुराना। ठीक है, अरे याद आ रहा है ना? चले आगे। पहली महिला राज्यपाल श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, दूसरी है प्रभा राव राज्य की सेकंड महिला राज्यपाल हैं। और ध्यान दीजिए, प्रभा राव जी राज्य की पहली महिला राज्यपाल है जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हो जाता है। यह प्रश्न पूछा जा चुका है, पहली महिला राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हो चुका है, तो वो है प्रभा राव जी। वैसे अगर देखा जाए तो प्रभा राव जी चौथी ऐसी राज्यपाल है जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हो चुका है। पहले हैं दरबारा सिंह, दूसरे निर्मल चंद, तीसरे हैं एस.के. सिंह और चौथे प्रभा राव। यानी ये प्रभा राव जी ये हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हुआ करते थे और हमारे राजस्थान में इनको अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था। मार्गरेट अल्वा राज्य की तीसरी ऐसी महिला राज्यपाल है। ओके, तो ये 3 महिला राज्यपाल थी हमारे राजस्थान की, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रभा राव और मार्गरेट अल्वा। ओके, बात करते हैं आगे। सबसे कम राज्यपाल के राज्यपाल कौन थे? सरदार दरबारा सिंह थे, जिनकी मृत्यु होने की वजह से ऐसे ही कंडीशन बनी। ओके, ये ट्रिक मैंने बना रखी है, अगर आपको पसंद आए तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप अपने हिसाब से याद कर सकते हो। पद पे रहते हुए जिन राज्यपालों की मौत हो जाती है वो कौन से हैं? दरबारा सिंह, निर्मल चंद, एस.के. सिंह और श्रीमती प्रभा राव। ये ट्रिक बना रखी है। ट्रिक क्या है? राजा अपने ही दरबार में निर्मल एस.के. के प्रभाव में आ गया। राजा अपने ही दरबार में निर्मल एस.के. के प्रभाव में आ गया और प्रभाव में आते ही क्या हो गया? उसकी मृत्यु हो गई। तो दरबार से हो जाएगा दरबारा सिंह, निर्मल से निर्मल चंद जैन, एस.के. से एस.के. सिंह और प्रभाव से हो जाएगा प्रभा राव। समझ रहे हो? तो अगर आपको अच्छी लगे तो याद रख लीजिए, अदरवाइज डायरेक्टली आप रट लीजिए दरबारा सिंह, उसके बाद में निर्मल चंद जैन के बाद में एस.के. सिंह, शैलेंद्र कुमार सिंह और फिर हो जाती है श्रीमती प्रभा राव। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं देखो, पंजाब के तत्कालीन राज्यपाल शिवराज सिंह जो पाटिल थे, ये 23 माह तक राजस्थान के राज्यपाल रहते हैं। ठीक है, और इसके बाद में वर्तमान में राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र जी हैं 41वें राज्यपाल के तौर पे। 9 सितंबर 2019 से वर्तमान तक ये अपने राज्यपाल पद पे बने हुए हैं। बात करते हैं 5 साल का कार्यकाल पूर्ण करने वाले राज्यपाल। ये हैं 5 साल के कार्यकाल पूरा करने वाले राज्यपाल कौन कौन है? सवाई मान सिंह, जिन्होंने लगभग 7 साल का कार्यकाल कंप्लीट किया है। उसके बाद में गुरुमुख निहाल सिंह जी, जिन्होंने लगभग 5.5 साल का कार्यकाल पूरा किया है। संपूर्णानंद जी ने लगभग पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है। और इन्हीं के टाइम पे क्या हुआ था? इन्हीं के टाइम पे राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। और कल्याण सिंह जी जस्ट इनके पहले जो कलराज मिश्र जी हैं, इनके जस्ट पिछले जो राज्यपाल थे कल्याण सिंह जी, उन्होंने भी अपना पूरा राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो कंप्लीट किया है। तो ये 4 राज्यपाल हैं
याद रख सकते हो इस ट्रिक के माध्यम से। जिन्होंने ये मान लिया है कि भाई गुरु ही संपूर्ण कल्याण करेगा, तो उनका जो कार्यकाल है वो अच्छे तरीके से निकलेगा, पूरा 5 साल का कार्यकाल कंप्लीट होगा। तो ऐसे आप लिंक कर सकते हो। मानना से हो जाएगा सवाई मान सिंह, है ना। गुरु से हो जाएगा गुरुमुख निहाल सिंह, संपूर्ण से हो जाएगा संपूर्णानंद, और कल्याण से हो जाएगा कल्याण सिंह। ये ट्रिक बना रखी है, अगर आप चाहो तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि 5 साल का कार्यकाल उन्हीं का पूरा होगा जिन्होंने ये मान लिया है कि भाई गुरु ही संपूर्ण कल्याण करेगा, गुरु ही सब कुछ है ना। आगे बात करते हैं। आगे देखिए कुछ चीजें और रह जाती है आपकी। देखो, राजस्थान के राज्यपाल जो हैं मदन लाल खुराना जी, राज्यपाल के पद के बीच में ही क्या होता है, इन्होंने क्या कर दिया था, त्याग दे दिया था, रिजाइन दे दिया था। मदन लाल खुराना जी वो पहले राज्यपाल थे। मदन लाल खुराना जी के बाद में कौन आता है त्याग देने के लिए, कौन आती है पहली महिला राज्यपाल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है। इसके बाद में देखो, राज्य के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल जगत नारायण जी 1970 में आते हैं, ये मैं बता चुका हूँ। बात करते हैं मदन लाल खुराना जी और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी, ऐसे दो ऐसे राज्यपाल हैं जिन्होंने क्या किया था, अपने पद से रिजाइन दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था। ठीक है। वर्तमान में कलराज मिश्र जी 41वें राज्यपाल हैं। 4 बार राष्ट्रपति शासन लगता है। तो पहली बार राष्ट्रपति शासन लगता है 1967, दूसरा लगता है 77 में, दूसरा 77 में लगता है, तीसरा लगता है 80 में, और चौथा लग जाता है 1992 से 93, 1992 से 93 लगता है। ठीक है। पहली बार राष्ट्रपति शासन क्यों लगता है मैं बता चुका हूं कि बहुमत नहीं मिला था। दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगता है, उसका कोई ऐसा स्पष्ट कारण नहीं है। तीसरा क्या है, तीसरा 1980 में लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि यहाँ पर निर्वाचित सरकार को ही भंग कर दिया जाता है और बीच में दोबारा से चुनाव करवाने के चक्कर कुछ ऐसा कुछ सिस्टम था। ठीक है। चौथी बार जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो क्या होता है, वहाँ पर कुछ हमारे राजस्थान क्या बाबरी मस्जिद का यहाँ पर कोई मसला होता है, उसके चक्कर में हमारे राजस्थान में चौथी बार राष्ट्रपति शासन लागू होता है। ठीक है। चले आगे। अगर आप ये डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर राष्ट्रपति शासन 4 बार लगता है। पहला देखो संपूर्णानंद जी के टाइम पे लगता है, और ये मुख्यमंत्री कौन थे उस टाइम पे, मोहनलाल सुखाड़िया जी थे हमारे राजस्थान के। ठीक है। दूसरा वेदपाल त्यागी जी के टाइम पे, देखो ये 1967, बाद में दूसरा लगता है 1977 में वेदपाल त्यागी जी के टाइम पे। हरिदेव जोशी जी उस टाइम पे हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। बात करते हैं 1980 में तीसरा राष्ट्रपति शासन लगता है रघुकुल तिलक जी के टाइम पे। ठीक है। और उस टाइम पे मुख्यमंत्री कौन थे, भैरू सिंह शेखावत जी। बाद में चौथा राष्ट्रपति शासन लगता है 1992 से 93 तक चेन्ना रेड्डी, डॉक्टर एम चेन्ना रेड्डी जी के टाइम पे, और यहाँ पर भैरू सिंह शेखावत जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो ऐसे आप इसको देख सकते हो। ये इंपॉर्टेंट चीज़, ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। ठीक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, तो इसको मैं वैसे याद करवा चुका हूँ, रटवा चुका हूँ। अगर फिर भी नहीं हुआ तो आप स्क्रीनशॉट लेके इसको दोबारा से रिवाइज कर सकते हो। ये टेलीग्राम पे आपको ये PDF मिल जाएगी, बहुत ही गजब तरीके से शॉर्ट फॉर्म में मिल जाएगी। और अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा है, प्यारा लगा है, मेहनत आपको अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और एक प्यारा सा कमेंट करके आप हमारा मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं। ठीक है। इससे हम और ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए अच्छे कंटेंट, अच्छे वीडियोस आपके लिए पेश करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं कल इसी टाइम इसी एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।